तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि दीपावली के त्यौहार मनाने के बाद आप लोग जिस तरह पटाखे फोड़े हैं और रोशनी चलाई है, उन्हीं रोशनी से ऊर्जा का एक स्रोत अपने अंदर इकट्ठा किए होंगे ना राजू नयन जी? खूब सारे रोशनी छोड़े हैं आपने, पटाखे फोड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो न केवल आप, काफी साथी जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं, है ना? तो जरा बताएं राजू नयन जी, पटाखे छोड़े गए उनका भी एक सांकेतिक महत्व है। पटाखे पटाखे सर क्या क्या खुशी। संकेत मिला आपको? पटाखे जो फोड़े गए, दिए जलाए गए, इससे क्या एक संकेत आपको मिला? पटाखे तो सर एक अपने खुशी का इजहार करने का एक तरीका है। अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक दिए जलाने से और पटाखे जलाने से एक सीख भी मिलती है कि अपने जैसे वो पटाखे फटने के बाद या दिए जलने के बाद रोशनी बिखेरता है, तो उसी प्रकार का रोशनी हमें अपने जीवन में भी लानी चाहिए। और जहाँ भी अपने जीवन में अपने मन मस्तिष्क में अगर कहीं अंधियारा है, उसको दूर करते हुए अपने लाइफ को, अपने जीवन को अच्छे ढंग से रोशनी की तरह जगमगाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। दरअसल ये जो कोई भी घटना घटित होती है, उसका एक सांकेतिक महत्व होता है। ठीक उसी तरह ये जो दीपावली के बाद का समय होता है ना, यहाँ पर भी जो प्रकृति का जो नियम होता है, क्या होता है? अभी इसके बाद ठंड बढ़ने लगती है और सूर्य भगवान जो है थोड़े से मतलब दिन जो है छोटा होने लगता है, रात बड़ी होने लगता है, एक आलस सा आने लगता है, बराबर है? आलस आने लगता है और तापमान थोड़ा कम होता है। राजीव नंदन जी, बराबर है? सर। तो ये त्योहार हमें सिखाता है कि जो स्पार्क, जो ज्योति और जीवन में जो एनर्जी का जो महत्व है, आपके अंदर वो स्पार्क आपको लगाना है, ताकि आने वाले जो अपना ये समय है, जो ठंड का महीना है, 3 से 4 महीना जो ये है, इस समय वो एनर्जी आपके जीवन में आपको जागृत करने के लिए, आपको मूव करने के लिए जरूरत पड़े। तो बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर लेते हैं। दीपक यादव जी, प्रवेश पाल जी, नितिन पटेल जी, कुंदन कुमार जी। कहने का तात्पर्य ये है, ये वो समय है जहां पर पढ़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना? देखिए सतीश चंद्र झा जी यहाँ पर बता रहे होंगे, है ना? उनको अनुभव लग रहा होगा। यस सर, सही कह रहे हैं। अभी वाले समय में हमको पढ़ने के लिए या हमें कोई काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति ने एक ऐसा तालमेल दिया है कि तापमान कम हो गया, सूरज जो है थोड़े से ढलने की ओर जाते हैं इस समय, और दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा आलस हो जाता है। तो जीवन में कुछ हासिल करना है तो यहाँ खुद में स्पार्क रखना है, खुद में जो है आपको एनर्जी रखनी है। तो सभी साथियों को एनर्जी का आह्वान करते हुए आज हम लोग लिए चलते हैं क्रॉसिंग अप चेक्स पर। और ये एनआई एक्ट 1881 का पार्ट 4 सेशन होगा, और एक सेशन कभी एक लास्ट सेशन हम लोग करेंगे डिसऑनर ऑफ चेक पर, फिर उसके बाद एनआई एक्ट जो है सारे कवर हो जाएंगे, सारे सेक्शन। तो क्रॉसिंग अप चेक्स जो है आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि 0 to 1 के लिए ज़्यादातर सवाल जो है क्रॉसिंग अप चेक्स पे पूछे जाते हैं। और दूसरा, जब आप काउंटर में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आप कर लेते हैं, लेकिन आज के सेशन में आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है, या अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो हमें क्या एक्शन लेना है। तो बराबर है? आवाज़ वगैरह क्लियर है राजू नयन जी? हाँ बिल्कुल सर, परफेक्ट है सर। शुरुआत अच्छा करें आज के सेशन की शुरुआत। अच्छा, संतोष जी आ गए हैं, वाह वाह मेरे राजा। हैं संतोष जी, आपका ही इंतजार रहता है ना? आप आ जाए करो, तब तो सेशन होता है। देखो अभी है, आप एकदम कहाँ गुजरात चले गए थे हैं? और जब आप सब लोग आ जाते हैं ना, तभी अभी लगातार कंटिन्यू करेंगे सेशंस, और बहुत कुछ सीखेंगे, और हमेशा जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक रहता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चेक्स के बारे में जानने की कोशिश, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से,
तो सबसे पहली बात आती है क्रॉसिंग है क्या, और क्रॉसिंग जो है किस पर एप्लीकेबल होता है। क्रॉसिंग जो वर्ड है वो एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर चेक्स एंड ड्रॉप्स। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट 1881 की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर क्रॉसिंग एक वर्ड है जहाँ पर क्रॉसिंग वर्ड यूज किया जाता है या एप्लीकेबल होता है वो चेक और ड्राफ्ट के केस में। किसी दूसरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये यूज नहीं होता, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट। तो क्रॉसिंग is applicable only to checks, drafts, not to the other instrument like bill of exchange, promissory note। ये जानने वाली बात है। क्रॉसिंग चेक और डिमांड ड्राफ्ट में यूज किया जाता है, दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग को अगर सरल भाषा में हमारे समझना चाहें तो हमारे वरुण जी समझा देंगे। वरुण जी, जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है? ये ज्यादा सवाल पूछता है प्रमोशन एग्जाम में, एक लगातार पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग, क्या है? वरुण जी बता दीजिए, राजू नयन जी बता दीजिए। सर वो टू कॉर्नर में सर एक टू पैरेलल लाइन अगर उस पे डाला रहता है सर तो जनरल क्रॉसिंग कहलाता है। अच्छा, तो आप लोग तो बार बार इसको पढ़ के जान गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल में कॉर्नर वगैरह नहीं होता यूज। अगर किसी चेक के फेस पर कहीं भी दो पैरेलल लाइन, हाँ बोलिए वरुण जी, बोलिए बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। चेक के फेस पे कहीं पे भी टू पैरेलल। हाँ, आपकी आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है। सर चेक के फेस पर कहीं भी दो पैरेलल लाइन होती है वो जनरल क्रॉसिंग में माना जाता है, सेक्शन 123 में। ये सही बात कही आपने, है ना? हाँ तो सर। और किसी चेक के फेस पर कहीं भी दो समानांतर लाइन खींच दी जाती है तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहा जाता है। और इसकी व्याख्या जो है सेक्शन 123 आप एनआई एक्ट में की गई है। ये तो बढ़िया याद रखने वाला सेक्शन है। 123 अंडर सेक्शन हाँ सर। 123 में जनरल क्रॉसिंग की व्याख्या की गई है, और ये कहा गया है कि किसी भी चेक के फेस पर, फेस का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है राजू जी, ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाए तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। अगर उसके अंदर या तो वर्ड के साथ या बिना वर्ड के भी कुछ भी लिख दिया जाए तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। अगर नॉट नेगोशिएबल लिख गया तो उसको नॉट नेगोशिएबल चेक भी कह सकते हैं और जनरल क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। लेकिन जनरल क्रॉसिंग का सीधा सीधा अर्थ मतलब अगर मीनिंग आएगा प्रमोशन एग्जाम में तो यही वाला आता है जहां पर टिक मार्क लगा है। ये पहला वाला टिक मार्क लगा है, वेयर ए चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर ऐसे चेक पे फेस में अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उनके बीच में कोई भी चीज लिखी न गई हो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोई चीज लिखी न गई हो तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। अब ये तो एज पर 123 सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट में जनरल क्रॉसिंग की व्याख्या कर दी गई है, लेकिन 126 एनआई एक्ट के सेक्शन में कहा गया है कि जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि जो पेइंग बैंक को ये आदेश होता है ग्राहक का कि ए बैंक के मैनेजर, ए मेरे प्यारे वरुण मैनेजर जी महोदय, मेरे इस जनरल क्रॉसिंग वाले चेक का भुगतान जो है काउंटर पर मत करिएगा, इसको किसी बैंक को कलेक्शन के थ्रू या किसी उसके अकाउंट में दीजिएगा। समझ में आया तो बोलिए आहो। हो तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 126 में कि जनरल क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक नॉट टू पे द चेक अक्रॉस द काउंटर बट टू पे इट थ्रू ए बैंक। जनरल क्रॉसिंग का सीधा मतलब है कि इस चेक का नगद भुगतान न किया जाए, किसी काउंटर पे इसका भुगतान न किया जाए, इसको किसी बैंक के थ्रू या किसी अकाउंट में दिया जाए। बैंक को देंगे तो कलेक्शन करके अकाउंट में डालेगा या डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये जनरल क्रॉसिंग का मतलब है।
तो जनरल ये क्रॉसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये आया था, कल हमारा एग्जाम हुआ था मैंडेटरी लर्निंग का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था सर, जनरल क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द, और उसके बाद ऑप्शन था कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक, इस तरह से एक दो चार विकल्प दिए गए थे। ये ठीक है। बहुत तो जनरल क्रॉसिंग का जो डायरेक्शन होता है वो पेइंग बैंक को होता है, और डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन देता है ड्रॉयर, डायरेक्शन देता है चेक लिखने वाला, अकाउंट होल्डर, ट्रू ओनर। तो जनरल क्रॉसिंग इज द डायरेक्शन टू पेइंग बैंक, जो पे करने वाले बैंक को एक निर्देश है कि इस चेक को किसी भी काउंटर में भुगतान न किया जाए, इसको बैंक के अकाउंट के थ्रू ही पैसा दिया जाए। ये है जनरल क्रॉसिंग। सिंपल सी बात, दो चीजें याद रखिए। जनरल क्रॉसिंग, किसी चेक के फेस पे दो पैरेलल ट्रांसफर लाइन हो तो वो जनरल क्रॉसिंग कहलाएगा। एज पर सेक्शन 126 ऑफ एनआई एक्ट कहता है कि जनरल क्रॉसिंग का मतलब यह है कि ग्राहक ने बैंक को आदेश दिया है कि इसका भुगतान नगद नहीं किया जाए, इसका भुगतान उसके बैंक के खाते में किया जाए। अगला है स्पेशल क्रॉसिंग। अभी हम पढ़े थे जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या? पैरेलल लाइन खींच दिए तो जनरल क्रॉसिंग हो गया। अब बात करेंगे हम स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग एक इस तरह का ऐसा क्रॉसिंग है जहां पर किसी चेक के फेस में कोई वर्ड लिख दिया जाए, किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए, कोई सा इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाए, तो वो बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। तो अगर सरल भाषा में समझें कि अगर किसी चेक के फेस में दो पैरेलल लाइन लिख दिया जाए तो जनरल क्रॉसिंग, और किसी चेक के फेस पर अगर कोई बैंक का नाम, नॉट नेगोशिएबल, या कोई सा स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ कोई चीज लिख दी जाए उस पैरेलल लाइन के बीच में, या पैरेलल लाइन ना भी हो तो उसको स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। राजू नैन जी, यहाँ पर सिंपल बात समझ लीजिए, अगर किसी चेक के फेस में दो पैरेलल लाइन है तो जनरल क्रॉसिंग, अगर किसी चेक के फेस पर दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में बैंक का नाम लिखा गया, उसके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा गया, उसके बीच में कोई सा इंस्ट्रक्शन लिख दिया गया, या अगर पैरेलल लाइन नहीं है चेक में और फिर भी लिख दिया गया झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक हाउसिंग लोन अकाउंट नंबर, तो ये कौन सी क्रॉसिंग हो गई? स्पेशल क्रॉसिंग सर। स्पेशल क्रॉसिंग। सो इसको साधारण तरीके से समझते हैं। वेयर ए चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ बैंकर आइदर विथ और विदाउट वर्ड नॉट नेगोशिएबल। अगर किसी बैंक का नाम लिख दिया गया किसी चेक के फेस के ऊपर, या कोई एडिशन शैल बी डीम्ड ए क्रॉसिंग ऑफ द चेक, चेक शैल बी डीम्ड टू क्रॉस स्पेशली एंड टू बी क्रॉस थ्रू द बैंकर। इसका मतलब ये हुआ वो चेक क्रॉस कर दिया गया पर्टिकुलर बैंक के लिए, उसी बैंक के खाते में ही जमा होगा। दूसरा कंडीशन ये है, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के केस में ये जरूरी नहीं है कि चेक के फेस पर दो ट्रांसवर्स लाइन हो। अगर चेक के दो पैरेलल लाइन है तो सिंपल पैरेलल लाइन है तो उसको जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई पैरेलल लाइन नहीं है लेकिन वहां लिख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हीकल लोन, तो क्या हो गया? स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। उसका मतलब वो इस व्हीकल लोन के अकाउंट में ही जमा होगा, किसी दूसरे अकाउंट में जमा नहीं होगा, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होगा। तो इसको बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, और इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 124 ऑफ एनआई एक्ट 1881। अगर किसी चेक में स्पेशल क्रॉसिंग किया गया है तो ये डायरेक्शन होता है पेइंग बैंक को कि पेइंग बैंक उसका पेमेंट केवल उसी बैंक को करे जिस बैंक का नाम लिखा गया है, या उसके एजेंट को करे। समझ में आया तो बोलिए आहो राजू नैन जी। क्या है स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब है, स्पेशल क्रॉसिंग इज द डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक दैट it has to make payment only to the bank named in the crossing or his agent। अगर किसी स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ग्राहक ने उस बैंक को निर्देश किया है जो उसका बैंक है, पेइंग बैंक है, कि मेरे इस चेक का भुगतान स्टेट बैंक को ही किया जाए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसका पेमेंट स्टेट बैंक को ही करेंगे या उसके एजेंट को करेंगे। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात,
अगर एक चेक क्रॉस्ड है स्पेशली टू मोर देन वन बैंक अनलेस वन बैंक इज एक्टिंग एज ए कलेक्टिंग एजेंट ऑफ अनदर बैंक, इट शुड बी रिटर्न अनपेड। अगर कोई एक से ज्यादा बैंक के लिए क्रॉस किया गया है और अगर दोनों में से एक बैंक एक दूसरे बैंक का अगर कलेक्टिंग एजेंट है तो पास करेंगे, अदरवाइज इसको रिटर्न कर देंगे। क्या समझ में आया राजू नयन जी, आप समझाओ जरा। सर थोड़ा एक बार रिपीट करिए सर, मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ सर अगर इस एक चीज को। चेक ऐसा आया जिसमें वो क्रॉस्ड स्पेशली एक से ज्यादा बैंक के लिए क्रॉस कर दिया गया, स्पेशल क्रॉस कर दिया एक से ज्यादा बैंक, जैसे कि पे टू आर्यव्रत बैंक और पे टू झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, दो बैंकों के लिए आ गया, तब इसका भुगतान कैसे करेंगे? इसके पास पहले चला जाएगा सर। वाह, ये भी बढ़िया है। आओ भाई आओ, पहले पाओ, है ना, जिसके पास। तो ऐसे केस में क्लियर गाइडलाइन दिया है अंडर सेक्शन 124 एक्ट कि अगर एक से ज्यादा बैंकों को स्पेशली क्रॉस्ड हो गया है, तो अगर दो बैंक एक दूसरे के एजेंट हैं, कलेक्टिंग एजेंट हैं, तो हम उसको पे कर देंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के एजेंट नहीं है तो आप उसको रिटर्न अनपेड कर देंगे। बराबर है राजू जी? जैसे यहाँ पर एक केस बताया, एक चेक आया, चेक में स्पेशली क्रॉस्ड आया और वो चेक है सेंट्रल बैंक के ग्राहक ने चेक काटा है, तो हमारे संतोष कुमार जी एकदम काउंटर में बैठे हैं, एकदम आजकल तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है ना। हाँ आ गया रे भैया, आ गया मुर्गा, आ गया भैया, आया चेक रे भैया, एक तो चेक आया, सर पढ़ाए अभी। तो यहाँ पर लिखा कि स्पेशली क्रॉस्ड झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, स्पेशली क्रॉस्ड आर्यव्रत बैंक। तो ये देखे कि अरे दो पे दो दो बैंक आ गया, तो फिर दिमाग लगाए, तो इन्होंने क्या किया, देखा कि क्या हमारे रिकॉर्ड में या मैंडेट में इसको अथॉरिटी दी गई है कलेक्टिंग एजेंट का। अगर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को कलेक्टिंग एजेंट ऑफ आर्यव्रत बैंक का अगर वो अथॉरिटी लेटर लेकर आया तो पास कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न अनपेड कर देंगे। क्या करेंगे संतोष जी, बता दीजिए जी। हैं सर अथॉरिटी लेटर लेके अगर आया है तो पास कर। पास। यस यस। हाँ ये तो सेंट्रल बैंक के पास आया, हमारे सूरत वाले भाई साहब के पास आया कि अगर अथॉरिटी लेटर आया, अथॉरिटी में ये लिखा कि ये कलेक्टिंग एजेंट है हमारे दूसरे बैंक के एक्टिंग पास एजेंट कर है, देंगे। तब फिर पास कर देंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। और जो अथॉरिटी लेटर या जो भी चीज आपके सामने आता है उसका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। हेलो संतोष जी, यस सर सुन रहा एज बैंकर आपके सामने कुछ भी आता है ना, ड्यू डिलिजेंस चाहिए हूँ। उसका। ड्यू डिलिजेंस मतलब उसका मूल्यांकन, सत्यापन, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर लेकिन एक बात ये कही गई है, अगर कोई चेक ऐसा क्रॉस किया गया जिसमें शाखा का नाम लिखा गया है, आपका कौन सा शाखा है संतोष जी? दस्तूरवार शाखा। दस्तूरवार शाखा और सूरत शाखा, तो ऐसे चेक का कलेक्शन कर दिया जाता है, क्योंकि बैंक एक ही रहता है, शाखा अलग अलग रहते हैं, तो इनको पास कर दिया जाता है, ऐसा सेक्शन में कहा गया है। तो ये क्लियर बात है। When a check is crossed especially to more than one bank, if one bank is acting as a collecting agent to another bank, then it should be passed, otherwise check should be returned unpaid। अगर एक चेक जो है दो बैंकों, एक बैंक से ज्यादा में स्पेशली क्रॉस्ड है, अगर जो एक से ज्यादा बैंक दूसरे बैंक के कलेक्टिंग एजेंट है तो पास कर दिया जाएगा। अगर कलेक्टिंग एजेंट से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप उसको रिटर्न अनपेड कर देंगे। लेकिन अगर एक चेक एक से ज्यादा शाखाओं, एक ही बैंक के शाखाओं के नाम से क्रॉस किया गया है, तो बैंक एक ही है तो इसको पास कर देंगे। ये जेआईबी का एक सवाल है पॉपुलर सीरीज का, ठीक है। चलिए ये बात हो गई स्पेशल क्रॉसिंग। अगर क्लरिकल टू ऑफिसर की बात करें तो जनरल क्रॉसिंग पे ही सवाल टिका देता है ये पहला नंबर, कि अगर किसी चेक के फेस में दो ट्रांसजीरो लाइन हो तो जनरल क्रॉसिंग। लेकिन मैंने देखा है स्पेशल क्रॉसिंग में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं, वहां पर एक ऑप्शन देता है ट्रांसजर और पैरेलल लाइन इज नेसेसरी, लेकिन वो गलत रहता है, ये नेसेसरी नहीं है। किसी चेक में सामने, ये देखिए हमारे संतोष जी है ना, गाड़ी 4 व्हीलर लोन देते हैं ना, तो उससे चेक ले लेते हैं, चेक में क्या लिखा रहता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्हीकल नंबर लिख लेते हैं। ये उसका मतलब क्या हुआ, ये चेक गुम भी गया, कहीं भी गया, या ये मैनेजर बन के ट्रांसफर भी हो गए, दूसरा मैनेजर भी आए, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। किस में करेगा संतोष जी? यस सर। हाँ ऐसे लिखते जिस हो ना, पर्पस, यस सर। तो उसका इस्तेमाल आप सर मैनेजर इंडिविजुअली जिस
इंडिविजुअली जिस नंबर के लिए दी गई है, जिस कार के लिए दी गई है, वो उसी में यूज होगी। हाँ, उसी में यूज होगा। ये उसका उद्देश्य रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लायबिलिटी है, अगर उसका कहीं गलत उपयोग हुआ तो उसको कन्वर्जन बोलते हैं, और गलत उपयोग हुआ, कन्वर्जन हुआ, तो उसमें पूरी लायबिलिटी है ट्रू ओनर की। आप बैंक लायबल हो जाता है, और जितना रुपए उसका खाता डेबिट हुआ है उतना आपको भरना पड़ेगा। चलिए अब बात अहो। करते हैं अगले सेक्शन पे, क्रॉसिंग आफ्टर इशू। इसका मतलब समझिए, एक तो हो गया कि आपके पास चेक इशू हो गया और क्रॉसिंग है, लेकिन ऐसा हुआ सर चेक किसी ने इशू कर दिया, चेक किसी ने इशू कर दिया और अनक्रॉस इशू कर दिया, मतलब साइन कर दिया, क्रॉस नहीं किया, तो उसको कौन कौन क्रॉस कर सकता है? संतोष जी बताएं जरा। अगर कोई चेक आपके पास इशू कर दिया और अनक्रॉस इशू किया ड्रायर ने, तो उसको कौन कौन क्रॉस कर सकता है? अकाउंट होल्डर सर। अकाउंट कोई होल्डर भी सर, कोई भी कोई सर, भी कर एनीवन। सकता है सर, कोई भी कर सकता है सर। पेई भी कर सकता है, बैंकर भी कर सकता है। मतलब जिसके हाथ पे आया वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एनीवन, ड्रायर कर सकता है, होल्डर कर सकता है ना, और कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर क्या होगा कि आप बैंक में, आप बैंक के स्टाफ होने के नाते आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप मेलाफाइड हो जाएंगे, क्योंकि उसका साथी लेके आया, कर दो ना सर, कर दो ना सर, अपन मिल बांट के करेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग कोई भी एक्शन इसमें नहीं कर सकते। इसमें लिखता है ड्रायर होल्डर जो है कोई भी जनरली कर सकता है। So where a check is uncrossed, then the drawer or holder may cross it generally or specially. कोई जनरली क्रॉस भी कर सकता है, स्पेशली कर देगा। हमारे संतोष जी तो स्पेशली कर देते हैं। कोई चेक, कोई किसी को लोन देते हैं ना, वो चेक लेके आता है, सर हम पटा देंगे सर, हम ये लीजिए चेक गारंटी में लीजिए, तो ये क्या करता है फटाफट उसमें ना बोलता है इसमें लिखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लिखो लिखो, स्पेशल क्रॉस कर देता है। तो बोलता है हमको नहीं आता लिखना, तो यही लिख देता है संतोष जी लिख देता है। तो वेयर ए चेक इज इसमें तो सर इसमें तो सर कुछ लोग जो है पे टू में जो होता है सर, वहां पे भी लिख देते हैं बैंक का नाम, अकाउंट नंबर। वही तो स्पेशली क्रॉस हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई ना पैरेलल लाइन खींचने की जरूरत नहीं स्पेशली के लिए। अगर चेक के फेस में आपने लिख दिया पे टू बैंक का नाम लिख दिया, स्पेशल अकाउंट नंबर लिख दिया, तो वो स्पेशली क्रॉस हो गया। वेयर ए चेक इज क्रॉस जनरली द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। कोई भी होल्डर है वो स्पेशल क्रॉस कर सकता है। मान लीजिए हमारे संतोष जी ने एक चेक काट के किसी रामलाल को दिया, तो रामलाल उसको स्पेशल क्रॉसिंग बना सकता है। लेकिन एक बात कहा गया है कि एक जनरल क्रॉसिंग है, वो स्पेशल क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग कोई भी नहीं कर सकता। इस पद्धति को क्या कहते हैं? मटेरियल अल्ट्रेशन सर। मटेरियल अल्ट्रेशन। जनरल क्रॉसिंग can be converted to a special crossing by the drawer or any holder. जनरल क्रॉसिंग है तो उसको स्पेशल कोई भी बना सकता है, जिसके हाथ में आया वो बना सकता है। लेकिन कोई स्पेशल क्रॉसिंग है और उसको जनरल क्रॉसिंग बनाना है, तो केवल ड्रायर ही बना सकता है, क्योंकि ये हो गया मटेरियल अल्ट्रेशन। और मटेरियल अल्ट्रेशन इज ऑलवेज कंफर्म्ड बाय द ड्रायर। अगर मटेरियल अल्ट्रेशन का कोई चेक आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करने के बाद उसको कंफर्मेशन करना है ड्रायर से, तब जाके पेमेंट करना है। तो ये हो गया क्रॉसिंग आफ्टर इशू। ये सवाल पूछता है कि अगर कौन कर सकता है, तो सभी कर सकते हैं। अब आता है सर एक डाउट है। हाँ सर आपने दोनों डेफिनेशन में एक वर्ड मेंशन किया है क्रॉसिंग का, नॉट नेगोशिएबल, तो ये दोनों के साथ आएगा क्या? जनरल क्रॉसिंग में भी आपने मेंशन। नहीं, जनरल क्रॉसिंग में ये कहा गया है कि अगर जनरल क्रॉसिंग में भी नॉट नेगोशिएबल लिखा गया है तो भी जनरल क्रॉसिंग आएगा। स्पेशल क्रॉसिंग में अगर स्पेशल क्रॉसिंग के साथ नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो भी स्पेशल क्रॉसिंग होगा। लेकिन सिर्फ नॉट नेगोशिएबल लिख देना स्पेशल क्रॉसिंग का निशानी नहीं है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किसी और को नेगोशिएट होगा नहीं, इसका भुगतान किसी और को नहीं होगा, इसको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। आगे एक आएगा नॉट नेगोशिएबल का आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगे। आपका डाउट सही है कि मैंने कहा पहले वाले में कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जनरल क्रॉसिंग। अगर कोई पैरेलल लाइन है और उसके बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो वो भी जनरल क्रॉसिंग होगा, लेकिन उसको नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कहते हैं। उसका वर्ड है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी कहते हैं, जनरल क्रॉसिंग भी कहते हैं।
जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि उसका भुगतान जो है किसी और को नहीं होगा, जिसके नाम से पेई को लिखा गया उसी को होगा, निगोशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर नॉट निगोशिएबल लिख देने से भी वो जनरल क्रॉसिंग में कहलाएगा, और उसकी एक व्याख्या की जाती है नॉट नेगोशिएबल, आगे आएगा नॉट नेगोशिएबल। अभी बात करते हैं हम क्रॉसिंग आफ्टर इशू। अगर जैसा कि अभी बताए कि अगर कोई जनरल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग को कोई भी होल्डर उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, उस पर टिप्पणी लिख के, उस पर कोई बात लिख के, इस पर इंस्ट्रक्शन लिख के स्पेशल क्रॉसिंग बना सकता है। लेकिन एक स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग में बदला गया तो उसे मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं, और मटेरियल अल्टरेशन जो होता है इज टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द ड्रॉयर विथ हिज सिग्नेचर। जो भी मटेरियल अल्टरेशन होगा वो उसके सिग्नेचर से हम वेरीफाई करना होता है, उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर किसी चेक में जनरली क्रॉस है या स्पेशली क्रॉस है और उसमें नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चेक जो होगा, बैंकर जहां भी उसको क्रॉस ऐसा लिखा गया है, वो सिर्फ उसी अकाउंट के उसी व्यक्ति के खाते में ही जमा होगा, और केवल बैंक या कलेक्शन में ही उसका इस्तेमाल होगा, और उसी व्यक्ति के साथ भुगतान होगा। निगोशिएबल का मतलब ये होता है, क्या होता है वरुण जी, निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब होता है कोई पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिया गया, किसी का भुगतान कर दिया, उसको बोलते हैं निगोशिएबल, है ना, ट्रांसफर कर देना, तो उसको बोलते हैं निगोशिएबल। तो यहाँ पर ये नॉट निगोशिएबल जहाँ जुड़ा है, तो उस कंडीशन में वो पैसा केवल बैंक को ही दिया जा सकता है, स्पेशली जिसके लिए लिखा गया है कलेक्शन के पर्पज से। तो उसका मतलब ये हुआ। अब नॉट नेगोशिएबल का एक मतलब हमारे वसीम जी समझाएंगे। वसीम जी, जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाते हैं ना वसीम अहमद के नाम से, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, वो नेगोशिएबल होता है कि नॉन नेगोशिएबल होता है? वो होता है नॉट नेगोशिएबल होता है। नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल होता है मतलब हमारे वसीम अहमद जी के एफडी का पैसा जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो अपने खाते में लेंगे, ये नॉट नेगोशिएबल हुआ। लेकिन आप बोलेंगे कि जब अकाउंट पे ही हो जाएगा तो कैसा होगा? लेकिन मैं यहाँ पर समझा तो नॉट नेगोशिएबल के लिए एक इन्होंने परिभाषा दी, क्योंकि ऋचा जी ने सवाल पूछ लिया, आगे आएगा भी वो। नॉट नेगोशिएबल में एक परिभाषा होती है, सवाल पूछता है तो उसमें जो पेई है जिसको हम भुगतान कर रहे हैं उसका टाइटिल है वो बेटर देन ट्रांसफर ही होना चाहिए। मतलब जिसके नाम से लिखा गया है वो उसी के बराबर टाइटिल होना चाहिए। जैसे वसीम अहमद के नाम से कोई चेक कटा है तो उसका भुगतान वसीम अहमद के नाम से ही होना चाहिए, वसीम अहमद .a उसको भुगतान नहीं होना चाहिए। समझ में आया तो बोलिए हो। उसका जो टाइटिल है वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग। अगर कोई क्रॉसिंग को कैंसिलेशन होता है तो इट शुड ऑलवेज बी कंफर्म बाय द ड्रॉयर, क्रॉसिंग कैंसल्ड विथ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। इसमें बोला गया अगर कोई क्रॉसिंग कैंसिल करते हैं तो वहां पर एक वर्ड यूज करेगा ड्रॉयर, क्रॉसिंग कैंसल्ड एंड विथ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मीन्स उनके सिग्नेचर वहां वेरीफाई करेगा, सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करेगा। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज तो बराबर आ रही है। ये तो बढ़िया बात है। कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग कैन बी कैंसल्ड ओनली बाय द ड्रॉयर बाय एडिंग द वर्ड। आवाज आ रही है ना वरुण जी? हाँ ओके, आ रही है, बोल रहा हूँ बराबर आ रही है। चलिए तो अगर कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग की बात करें तो वो क्रॉसिंग कैंसिल लिखा जाएगा और ये ड्रॉयर जो है कंफर्म करेगा। अब आते हैं प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर। प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर में एक जिक्र किया गया है सेक्शन 128 में क्रॉस चेक के बारे में, ठीक है। वैसे और भी प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर है, वो उसकी व्याख्या आप लोग बार बार पढ़ते हैं, लेकिन 128 में जहां पर पेइंग बैंकर है और क्रॉस चेक को पेमेंट करता है वहां पर एक प्रोटेक्शन है। पेइंग बैंकर अगर क्रॉस चेक का भुगतान करता है तो उस समय अगर
वो चेक का भुगतान ड्यू कोर्स में किया जाता है अकॉर्डेंस टू द क्रॉसिंग, देन उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक क्रॉस चेक है, ड्यू कोर्स का मतलब है जैसा ऑर्डर में लिखा गया है, यथा विधि यथा समय जैसा भुगतान के लिए दिया गया है, अगर उसी आधार पर किया जाता है तो पेइंग बैंकर को क्रॉस चेक में एक प्रोटेक्शन होता है। वो इसलिए प्रोटेक्शन होता है कि क्योंकि उन्होंने काउंटर पे किसी को पैसा दिया नहीं है। हाँ संतोष जी, अगर सोना है तो अभी जाग जाओ, है ना? ठीक है, हम लोग कुछ समय बाद सोना चाहते हैं तो अभी जगे हैं। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक आपके पास कोई चेक आता है क्रॉस चेक और आप उसका भुगतान करते हैं, वो चेक इन ड्यू कोर्स है। ड्यू कोर्स का मतलब क्या हुआ, चेक सही ऑर्डर में लिखा है, चेक वैलिडिटी पीरियड में है, खाते में बैलेंस है, सिग्नेचर मिल रहा है, आपने नाम की तस्दीक कर दी है, सिग्नेचर मिला लिया है, वर्ड शब्द सब मिला लिया है, डेट वाइज सब मिला लिया, अकॉर्डेंस टू क्रॉसिंग है, जिसके लिए क्रॉस किया गया उसको भुगतान किया गया, तो उसमें एक पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि उसकी जो ट्रेल हो चुका है, फाइनेंशियल ट्रेल हो गया, वो कहीं भी जाएगा खाते में ही जाएगा, तो खाते में जाएगा तो उसको आरोपी बनाया जा सकता है। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन है। लाइबिलिटी अगर वो गड़बड़ी किया होगा तो पेइंग के पास चला जाएगा, पेइंग पर आरोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि विवाद की स्थिति में आए तो उस समय विवाद की स्थिति में बैंक को बरी कर देता है और पेई को जो है अपराधी बना देता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण बात है कि अगर क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू हो तो बैंक लायबल होता है। किसके लिए लायबल होगा? आउट ऑफ ड्यू का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ ड्यू का मतलब, ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि अगर चेक में लिखी गई सारी चीज ऑर्डर में नहीं है, ड्यू कोर्स में नहीं है, प्रॉपर चेक ना की हुई चेक सर। हाँ प्रॉपर चेक इन ऑर्डर नहीं है, एनी बैंकर पेइंग ए चेक क्रॉस्ड जनरली अदरवाइज देन टू बैंकर, अगर क्रॉस्ड है और उसको काउंटर पे पेमेंट कर दिया संतोष जी ने, है ना, तो बोले मैनेजर साहब बोले सर कैसे नहीं करेंगे सर, कैसे मना करते हैं, मजा ले क्या, कल बैंक आने भी है अपने को है ना, है। तो अगर बैंकर जो है किसी क्रॉस चेक को काउंटर से पेमेंट कर देता है नगद, तो क्या सजा होगी? हेलो संतोष जी, जी अगर काउंटर पर क्रॉस चेक को भुगतान कर दिए नगद तो क्या जी क्या होगा ये? कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेक अमाउंट जितना चेक अमाउंट है उतना। ऐसा नहीं है सर, वो तो बोर्ड डिसाइड फुल्ली करता लायबल है। होगा सर, फुल्ली लायबल होगा सर वो बैंकर। हाँ, वो बैंकर इज लाइबल टू द ट्रू ओनर, चेक की राशि पर होगा ही, और उस राशि की वजह से उसको कोई और नुकसान हुआ है तो वो भी भरना पड़ेगा, खाकड़ा के साथ जलेबी भी देना पड़ेगा और फिर चाय कॉफी भी करना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई क्रॉस चेक जो है लिया गया है और उसको काउंटर पे पेमेंट कर दिया गया, तो ऐसे केसेस में जो भी लाइबल होगा, बैंक लाइबल होगा ट्रू ओनर के लिए, और उसकी वजह से अगर उसको कोई नुकसान हुआ, मानसिक हर्जाना हुआ, सब कुछ पेमेंट करना पड़ेगा चेक की राशि के साथ। सो एनी बैंकर पेइंग ए चेक क्रॉस्ड जनरली अदरवाइज देन टू ए बैंकर, मतलब बैंकर के अलावा किसी दूसरे को भुगतान कर दिए। अब क्रॉस चेक का भुगतान क्या करेंगे? जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर संतोष जी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, अब इनके पास एक क्रॉस चेक आया तो कहाँ से आएगा? JRGB से आएगा, तो JRGB का कोई कलेक्शन अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, बैंक को दे दिया, इनकी जवाबदारी खत्म हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर बोले आ जाओ राजू जी, आज आपको तो रोज देखता हूँ यार, शाम को सेशन सर के साथ सेशन अटेंड करते हो, ये लो 1 लाख रुपए ले लो, तो ये गड़बड़ हो गया और ये राजू ने जी बढ़िया दिवाली वाले मैंने चले गए। ऐसे ही मुझे पता है कि स्टाफ के बारे में 20-25 लाख स्टेट बैंक से लिए, कलेक्शन के लिए ले जा रहे थे, 20-25 लाख वहां से लिए और उसके बाद दोबारा बैंक नहीं आए, दोबारा बैंक ही नहीं आए। स्टेट बैंक में कलेक्शन अकाउंट होता है ना, सारे चेक लगाते हैं फिर कलेक्शन अकाउंट होता है, तो कभी हमें केस की जरूरत पड़ती है तो स्टेट बैंक से हम केस विड्रॉ करते हैं, तो बढ़िया वहाँ क्रेडिट बैलेंस था कलेक्शन वाले सारे, तो उन्होंने चेक काट दिया और अथॉरिटी लेटर दे दिए कि हमारे संतोष कुमार जी जा रहे हैं, ये सिग्नेचर है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये वेरीफाई करते हैं, ये सिग्नेचर, इसको पेमेंट कर देना। तो 25 लाख का पेमेंट लिया, उसके बाद आए नहीं बैंक।
हाँ अभी पान-ठेला चला रहे हैं एक जगह। चलिए बढ़िया है। तो एनी बैंक ये है, बीइंग ए बैंकर बैंक शैल बी लायबल टू ए ट्रू ओनर। ये सवाल आपको देखने वाली बात है। यहाँ पर ये आता है कि बैंक जो है किसके लिए लायबल होगा, तो ये है शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर दैट इज द ड्रॉयर ऑफ चेक फॉर एनी लॉस मे सस्टेन ओइंग टू द चेक हैविंग बीइंग सो पेड। उसके अलावा अगर कोई उनको और भी खर्चा हुआ है और भी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अब आता है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग ये वाला तो बिल्कुल याद कर लो, एक मैडम ने अभी जिक्र भी किया था, रीचा मैडम ने, तो ये बिल्कुल याद करने वाली बात है। ये हम भी भूल जाते हैं बार बार ये क्या वर्ड है, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। जहां भी नॉट नेगोशिएबल वर्ड यूज होता है उसमें ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है वरुण जी, एकदम बेटर टाइटल जहां दिखे टिक लगा देना, वही टिक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये याद कर लीजिए, जहां भी नॉट नेगोशिएबल लिखा रहता है उसका मतलब होता है कि बैंक उसी को भुगतान करेगी जिसका टाइटल बेटर होगा उस पर्सन से जिससे वो लिया है। ए बेटर टाइटल टू द चेक देन दैट विच द पर्सन फ्रॉम होम ही टुक इट हैड। इसका मतलब ये होता है बेटर टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द ट्रांसफरर। ऐसे भी आता है कि ये उदाहरण के तौर पे एक चेक है संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम से। संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम पर चेक है और वो जो है काउंटर पे आ जाता है, नॉट नेगोशिएबल है, और हम लोग संतोष कुमार जी के खाते में पेमेंट नहीं कर सकते, संतोष कुमार गुप्ता के खाते में ही पेमेंट करेंगे। अगर वो उस एक की मात्रा भी ठीक नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेटर टाइटल नहीं हुआ। बराबर है संतोष जी? इतने में संतोष कर लें हम? बराबर है, संतोष कर ले। बोला ठीक है, खुश रहिए बोलते हैं अच्छी बात है। तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का जो जिक्र है अंडर सेक्शन 130 या एनआई एक्ट में कहा गया है। नॉट नेगोशिएबल, आप लोग फिर ये सोच रहे होंगे सर कि जनरल क्रॉसिंग में क्या ये है वो है, इतना हमको समझना नहीं है। अगर जनरल क्रॉसिंग के अंदर भी नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो भी जनरल क्रॉसिंग होता है, लेकिन सेक्शन में इसकी व्याख्या की गई है, वहाँ भी बुद्धिजीवी साथी जो है हमारे डाल दिए नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, तो धारा में है तो इसका जिक्र करना पड़ेगा, उसकी भी व्याख्या दे दी गई है। सर तो फिर सर अगर फिर वो जनरल क्रॉसिंग में अगर नॉट नेगोशिएबल मेंशन किया हुआ है सर, तो फिर हमको वहां तो मान के चलना पड़ेगा ना, नॉट नेगोशिएबल की जो रूल फॉलो करना पड़ेगा वहां पे, फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जनरल नॉट नेगोशिएबल लिखा है वो भी जनरल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग क्या है? जनरल क्रॉसिंग है कि एक डायरेक्शन है पेइंग बैंक को कि उसका भुगतान काउंटर पे ना किया जाए, बैंक को किया जाए या उस व्यक्ति को किया जाए। नॉट नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पर एक व्याख्या और दे दी गई है। वैसे तो आप इसी का ही पालन करते हो हर केस में, ये जो वर्ड लिखा गया है ना इसी का ही पालन करते हैं कि जो भैया जो चेक में लिखा गया है वो वैसे ही होना चाहिए। तो ए पर्सन टेकिंग ए चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली बियरिंग इन आइदर केस द वर्ड नॉट नेगोशिएबल shall not be capable of giving a better title to the check than that which the person from he took it had। मतलब चेक में लिखी गई जो पेई है उसका जिसको दे रहे हैं आप, उससे बेटर टाइटल होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। अब इसको ज़्यादा ना समझा जाए, इसको इस तरीके से समझा जाए कि भाई वो जो टाइटल दिया है वो टाइटल से टैली होना चाहिए तो नॉट नेगोशिएबल में इसको याद कर लीजिए, बेटर टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी फ्रॉम द ट्रांसफरर। अब बात करते हैं नॉट नेगोशिएबल तो शॉर्ट नेम तो चल जाएगा, ना 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 शॉर्ट नेम लिख देता है, जैसे रामचंद्र गुप्ता है, रामचंद्र लिख दिया, गुप्ता छोड़ दिया, नहीं चलेगा, नॉट नेगोशिएबल में पूरा नहीं ही लिखना पड़ा। अच्छा अच्छा, नॉट नेगोशिएबल में नहीं चलेगा। अगर आपने भुगतान कर दिया तो अभी तक चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया भारत देश है, इसमें जुगाड़ चलता है, सब लोग चलाते रहते हैं, है ना, आप भी चलाते रहते हो, ग्राहक भी आपको चलाता रहता है। मैटर वहाँ फंसता है जहाँ कोई लीगल इशू आ जाता है, कोर्ट में आ जाता है, तो हम उसमें लायबल हो जाएंगे, ट्रू ओनर को पैसा भरना पड़ता है उस स्थिति के लिए। अदरवाइज तो सब आप लोग तो आता है, अच्छा राम कुमार तुम तो कल भी आए तो आज भी ले जा, बराबर कर रहे हो आप, आंख बंद करके भी काम कर रहे हो। बोलते हैं ना वो भगवान ही इस देश को चला रहा है, तो हमारे बैंक को भी भगवान चला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान, गॉड है ना, अल्लाह, सब ये अपने बैंक को चला रहे हैं। क्योंकि वहाँ देखो, वहाँ पर कोई राजू नैन है, ये भी भगवान का नाम है, राम लाल है, लक्ष्मण लाल है, शंकर भगवान है, सब चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि
आपका सभी जगह चल रहा है, विदाउट पॉलिसी भी अगर कुछ चल रहा है, लेकिन अगर कहीं इशू क्रिएट होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो वहां पर धारा टू धारा बात होती है, वहां पर हम लोग को दिक्कत होती है। तो नॉट टाइटल डिफर कर देना चाहिए फिर। हाँ, टाइटल जो है आपको सही करना चाहिए। आप पासपोर्ट बनाने जाते हो, देखना तो बैंक के पासबुक में एक बिंदी रखा रहता है पासपोर्ट में, अगर उसमें बिंदी में डिफर हुआ तो पासपोर्ट नहीं बनाता है। एक बार गए बिल्कुल। थे पासपोर्ट ऑफिस में, किसी को संतोष जी बोल रहे, हाँ सर सही बोल रहा था, मैं 3 चक्कर लगाए थे, मैं बोले बराबर समझ रहे हैं ना। उसमें एक कैसे बनाता है एड्रेस, अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ उसके में डाउट हुआ तो नहीं बनाता है। तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में अगर ये बात कही गई है कि अगर कहीं पर नॉट नेगोशिएबल लिखा हो गया है, तो वहाँ पर जो समझ लीजिए कि ये इस बात को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो इंडोर्स नहीं किया जा सकता, वो इंडोर्स किया जा सकता है, लेकिन जिसके नाम पर वो लिखा गया है वो उससे बेटर टाइटल को ही इंडोर्स होगा, उससे कम टाइटल को इंडोर्स नहीं होगा। मतलब समझ लो, संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम से चेक लिखी गई है नॉट निगोशिएबल, तो वो इंडोर्स भी होगा तो संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम से होगा। क्यों? क्योंकि इनका 2-3 बैंक में खाता है, तो इन्हीं को ही इंडोर्स होगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ नॉट negotiable crossing, the important character of negotiability of the instrument is the transferable activity. Hence, it does not restrict further transfer, but the endorsee don't get a better title than the endorser. मतलब उसी के ही नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर, दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन उसका टाइटल भी उसी के बराबर ही होना चाहिए। इसका मतलब है नॉट नेगोशिएबल। अब आते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के इसके बेनिफिट देखते हैं। बेनिफिट ये होता है नॉट नेगोशिएबल में कि ये ड्रॉयर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ड्रॉयर का इंटरेस्ट क्या है? जिसके नाम से मैं चेक काटा हूँ उसी को पैसा मिलना चाहिए। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में एफडीआर जो होता है नॉट नेगोशिएबल होता है, मतलब वो किसी दूसरे बैंक में भी कलेक्शन के लिए देगा तो दूसरे को जाएगा नहीं। मतलब हमारा जो हम लोग जो ड्रॉयर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। तो द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉसिंग इज दैट इट प्रोटेक्ट टू द इंटरेस्ट ड्रॉयर, बिकॉज इफ द चेक गोज इनटू रॉन्ग हैंड देन पर्सन विल नॉट गेट बेटर टाइटल। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो वो बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। सो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, होल्डर तो जरूर होगा लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। कैन नॉट डिमांड मनी फ्रॉम द ड्रॉयर विदाउट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, विदाउट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ ए होल्डर इन ड्यू कोर्स सच एज कंसिडरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। अगर कोई संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम का चेक है और किसी संतोष कुमार को मिल गया, तो संतोष कुमार को उसका भुगतान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। तो वो पेमेंट संतोष कुमार गुप्ता जी को ही जाना चाहिए। अगर संतोष कुमार ने उसका पैसा ले भी लिया तो भी वो ड्रायर उसको वसूल सकता है क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट किया गया है। चलिए अगला जो काफी ये चीज आता है वो आता है अकाउंट पे क्रॉसिंग। सर वैसे आप मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ सर कि मान लीजिए अगर जो कस्टमर लिख के दे रहा है, एक एफिडेविट बना के दे रहा है कि भाई मिस्टर रामचंद्र गुप्ता और रामचंद्र एक ही व्यक्ति हैं और इसका भुगतान मेरे खाते में कर दिया जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, तो क्या कर सकते हैं? एज ए प्रैक्टिस इसको इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि वो एफिडेविट दे रहा है कि मैं ही रामचंद्र हूं और मैं ही रामचंद्र गुप्ता हूं, ये पैसा मुझे दे दिया जाए और महोदय इसकी वजह से अगर कोई क्षति होती है तो उसका हर्जाना मैं भरूंगा। तो वो अमूमन हम ऐसे ही करते हैं ना सर, इस तरह के केस में। एफिडेविट लेते हैं, तो एज ए प्रैक्टिस इसको जी। यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मैटर अगर कोर्ट में भी चला गया तो उसको लायबल बना दोगे, बैंक लायबिलिटी फ्री रहेगा क्योंकि उसने एफिडेविट दिया था। तो कुछ होगा तो उस पर 420 का केस लगा सकते हो आप, है ना, उसको दंड जी दे सकते हो, न्यायिक परिधि में रख सकते हो। तो बैंक की बिल्कुल। प्रैक्टिस यूज करती है। ठीक है। ठीक। और ओके। जैसे हम लोग का जो है अगर ऐसे केसेस हैं तो उनमें करते हैं, बाद में उनको जो है फ्रीक्वेंट बैंकिंग करने के लिए उनको उनकी केवाईसी ठीक कराते हैं, अपडेट कराते हैं। इसीलिए तो 6-6 महीने में रिव्यू करते हैं और केवाईसी अपडेशन कराते हैं कि भाई हमको इस तरह का दिक्कत ना हो। क्योंकि बैंक को अगर भाई हमारे पास ऐसी सेवा देने के लिए समय नहीं है, ऐसी छोटी छोटी उलझनों में हर में केस में पेशी में खड़े रहना पड़ेगा, तो कैसे होगा? इसी वजह से रूल्स बने हुए हैं।
तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग सबसे ज्यादा चर्चा होता है संतोष जी अकाउंट पेई क्रॉसिंग के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कि क्रॉसिंग का मतलब क्या है। क्रॉसिंग का मतलब अकाउंट पेई, बराबर है ना संतोष जी। लेकिन अकाउंट पेई क्रॉसिंग करके ऐसा कोई डेफिनेशन एनआई एक्ट में नहीं है। अकाउंट पेई हम क्रॉसिंग की व्याख्या ही है 123 ऑफ सेक्शन एनआई एक्ट, अंडर सेक्शन 123 ऑफ एनआई एक्ट में क्रॉसिंग की व्याख्या है, लेकिन अकाउंट पेई क्रॉसिंग की व्याख्या नहीं है। इसको डेवलप किया गया है यूजर्स एंड प्रैक्टिस से, क्योंकि ये संतोष कुमार जी क्या क्रॉसिंग करते रहे, अकाउंट पेई लिखो ना, अकाउंट पेई मतलब इसको बार बार यूज करते हुए प्रैक्टिस में ये नाम पड़ गया है अकाउंट पेई। क्रॉसिंग का मतलब अकाउंट पेई है ना, क्रॉसिंग का मतलब अकाउंट पेई है, क्योंकि ये हमारे राजू नयन जी ना जो जैसे नए नए आएंगे स्टाफ तो उनको क्रॉसिंग का मतलब अकाउंट पेई यार, अकाउंट में डालो यार उसको, तो अकाउंट पेई हो गया। इट इज डेवलप्ड बाय यूजर्स एंड प्रैक्टिसेस। असेंशियल फीचर इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है जहां पर दो पैरेलल लाइन होता है उसको क्रॉसिंग बोलते हैं। वहां पर सब लोग लिखने लग गए हैं आजकल अकाउंट पेई, और सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज का बीच में लिखते हैं अकाउंट पेई ओनली। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में अकाउंट पेई लिख दिए तो अकाउंट पेई होता है, लेकिन एनआई एक्ट में इसकी कहीं व्याख्या नहीं है। ये जस्ट लाइक जनरल क्रॉसिंग है। इसमें अगर अकाउंट पेई किसी में लिख दिया और दो पैरेलल लाइन नहीं है तो भी ये जो है अकाउंट पेई क्रॉसिंग हो गया, क्योंकि वो ऐसे ही क्रॉसिंग हो गया। चेक के फेस पर अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है तो उसका पालन आपको करना होगा। So account pay crossing is a direction to collecting bank to ensure that the amount is credited to the account of the person mentioned as payee. In case a bank fails to do so, it may render itself liable for conversion. चेक में लिखा है मिस्टर वरुण कुमार आर्यव्रत, मिस्टर वरुण कुमार आर्यव्रत लिखा है और ऊपर कहीं अकाउंट पे लिख दिया, इसका मतलब है अकाउंट पे क्रॉसिंग हो गया। अकाउंट पे क्रॉसिंग ये वरुण कुमार आर्यव्रत लिखा है और इसमें कलेक्टिंग बैंक को ये निर्देश हो गया कि भाई वरुण कुमार आर्यव्रत के खाते में ही पैसा जमा करना, कलेक्शन के बाद किसी दूसरे के खाते में मत जमा करना, कहीं और मत जमा करना। अगर बैंक ऐसा जमा नहीं कर पाती है तो फिर बैंक लाइबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब आता है अकाउंट पे क्रॉसिंग में एक और बात कही गई है, आरबीआई ने परमिशन दिया है कि 50,000 से 50,000 तक के कोई चेक हैं थर्ड पार्टी चेक, तो करंट अकाउंट में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जमा कर सकते हैं या बैंक के खाते में जमा कर सकते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ राजू नयन जी, यहाँ वरुण जी बताइए थर्ड पार्टी चेक का क्या हुआ। जैसे सोसाइटी होते हैं ना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होते हैं, तो मान लीजिए वरुण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, उसमें 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, तो मेंबर के नाम का कोई चेक है तो उसको सोसाइटी के अकाउंट में कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट 50,000 है, अमाउंट 50,000 तक कर सकते हैं, आरबीआई ने परमिशन दिया है। और उनके मेंबर होना चाहिए, जिसका चेक कलेक्ट कर रहे हैं वो क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर होने चाहिए और वो इंडोर्स इफेक्ट में हो तो उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने आपको याद रखना है कि आरबीआई हैज परमिटेड बैंक्स फॉर कलेक्टिंग थर्ड पार्टी अकाउंट पे चेक फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 फॉर क्रेडिटिंग टू द करंट अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर इट्स मेंबर ओनली। सपोज एक क्रेडिट सोसाइटी में 100 मेंबर हैं और उनको चेक मिलता है, उस संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम से चेक मिलता है और ये जो है ये क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर हैं, तो ये चेक जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या उसके करंट अकाउंट में कलेक्शन कर सकता है, बशर्ते वो 50,000 से कम हो। बाद में जो ये पैसा है उस अकाउंट में अकाउंट में जा सकता है। चलिए अगला है कलेक्शन। ये डायरेक्शन सर कलेक्टिंग बैंकर को दिया जाता है सर या पेइंग? अभी फर्स्ट स्लाइड में सर पेइंग बैंकर लिखा था सर, फर्स्ट स्लाइड में। कहाँ पर? इसके पीछे वाले स्लाइड में देखिए ना। मेरी बात सुनिए, कोई चेक आया राजू नयन जी के नाम से चेक आया, तो ये किस पर आपके अकाउंट में लगाओगे ना, दूसरे के अकाउंट में तो नहीं लगाओगे ना। राजू नयन जी के नाम से चेक है, क्या संतोष कुमार गुप्ता अपने अकाउंट में कलेक्शन में भेज सकता है? नहीं, थर्ड पार्टी हो जाएगा। यहाँ पर राजू नयन का चेक है,
और इसको कलेक्शन में भेज रहा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एक अकाउंट है आपका दुग्ध सहकारी समिति, और आपको वहां पर मतलब क्या बोलते हैं, किसान हो आप, दूध बेचते हो उस समिति को, उसके मेंबर हो, वो पैसा देता है आपको। तो आपके नाम का चेक उस अकाउंट में कलेक्ट हो सकता है जो दुग्ध सहकारी समिति के अकाउंट में कलेक्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। तो दुग्ध सहकारी समिति चेक जमा करेगा, कलेक्शन में भेजेंगे, तो उनके लिए थर्ड पार्टी हो गया ना, बराबर है। ये क्लियर था सर। इसके पीछे वाला स्लाइड में सर जो निर्देश दिया जाता है सर, वो कलेक्टिंग बैंकर को या फिर पेइंग बैंकर को, ये देखिए यहाँ अच्छा, सबसे नीचे जो ये लिखा है बोल सर। रहे हैं, ये तो जी जी अकाउंट पे ही क्रॉसिंग जो है डायरेक्शन है कलेक्टिंग बैंकर को। उसका मतलब ये हुआ कि जो मान लीजिए आपको अकाउंट पे ही कोई चेक मिला, तो चेक कहाँ जमा करोगे आप अपने बैंक में जमा करोगे। आप जी। स्टेट बैंक का चेक मिला तो राजू नैन जाके कहाँ जमा करेगा बताओ, राजू जहाँ नैन? मेरा अकाउंट रहेगा सर। नहीं, जेआरजीबी में करेंगे, बोलो जेआरजीबी, जी है ना, जेआरजीबी जी में जी जमा करोगे। तो जेआरजीबी कलेक्टिंग बैंक हो गया, स्टेट बैंक पेइंग बैंक हो गया, बराबर। तो सर, अकाउंट, फर्स्ट स्लाइड में जो डायरेक्शन था सर, मैं उसमें बता पेइंग रहा हूँ, बैंक लिखा हुआ था। बता रहा हूँ ना मैं, मेरी बात तो सुनो। पेइंग बैंकर का अगर अकाउंट पे ही है तो निर्देश तो देखो, सुनो पहले। पेइंग जो ग्राहक जिसका चेक है वो क्या निर्देश दिया है कि उसका काउंटर पे भुगतान मत करना, किसी बैंक को देना या उसके अकाउंट में जमा देना। लेकिन अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होने के बाद कलेक्टिंग बैंकर की भी एक जमा डायरेक्शन है कि उसका पैसा जो है राजू नैन के खाते में ही जमा करे, उसका पैसा संतोष कुमार गुप्ता के खाते में ना जमा करे, ये बात कही गई है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर कहीं अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है, आपने जेआरजीबी में जमा किया, जेआरजीबी क्या करेगा, कलेक्शन में भेजेगा स्टेट बैंक, कलेक्शन में भेजा स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक से कलेक्शन होने के बाद वो आपके अकाउंट में, अगर आपको नगद दे दिया तो वो वायलेशन हो गया, अगर वो किसी दूसरे के अकाउंट में दे दिया तो वायलेशन हो गया, ये बात कही गई। और वही डायरेक्शन पेइंग बैंक को है, किसको, पेइंग बैंकर को है जो भुगतान कर रहा है। अगर अकाउंट पे ही चेक है, उसका भुगतान नगद काउंटर पे ना करे, किसी उसके एजेंट को दे, बैंक को दे, या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे, है ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल है। तो अगर अगर क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में कि अकाउंट पे क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू, तो उसमें ऑप्शन में अगर रहता है कलेक्टिंग बैंक भी और पेइंग बैंक भी, तो उसमें किस में टिक करना होगा सर? टर्मिनोलॉजी दोनों अलग अलग है ना। पेइंग बैंक पे करेगा और कलेक्टिंग बैंक क्रेडिट करेगा, बराबर। पेइंग बैंक को किसके लिए आदेश है, डायरेक्शन फॉर पेइंग। कलेक्टिंग बैंक को किसके लिए डायरेक्शन है, कलेक्शन फॉर क्रेडिट। दोनों के लिए डायरेक्शन है, और दोनों में से जो गलती करेगा वही सजा पाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो पूछता है जनरल क्रॉसिंग का मतलब, तो जनरल क्रॉसिंग इज द डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक, क्योंकि पेइंग बैंक भुगतान करेगा तब तो जाके वो कलेक्शन में जाएगा। तो यहाँ तो कंडीशन यहाँ पर आई अकाउंट पे क्रॉसिंग में, क्योंकि यहाँ कलेक्शन में जा रहा है। लेकिन पेइंग बैंकर के पास कोई अगर अकाउंट पे ही चेक गया तो वो कलेक्शन में दे भी सकता है, या तो उसी के बैंक में कलेक्ट होगा, अकाउंट में होगा। तो द डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक फॉर द पेमेंट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक फॉर द क्रेडिट इंस्ट्रक्शन, बराबर। कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर क्रेडिट के लिए डायरेक्शन है कलेक्टिंग बैंक को, पेमेंट के लिए डायरेक्शन है पेइंग बैंक को। चलिए अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ चेक की। तो कलेक्शन ऑफ चेक के बारे में ये बात कही गई है कि अगर जब भी कोई चेक आपके पास जमा करता है तो आप उसके बन जाते हैं एजेंट। क्या बन जाते हैं, आप एजेंट बन जाते हैं। एजेंट बन जाने के बाद आपकी कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि जब भी आप एजेंट बन जाते हैं तो आप ये देखे होंगे, जब इसमें एक बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप आता है कि जब कोई चेक कलेक्शन के लिए आता है तो बैंकर कस्टमर का रिलेशन होता है, बैंक हो जाता है एजेंट और कस्टमर हो जाता है प्रिंसिपल। और जब चेक भेजे जाते हैं और क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में किया जाता है तो उस कंडीशन पर पैसा जब बैंक के पास आ जाता है तो बैंक होता है होल्डर फॉर वैल्यू। क्या होता है, होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर फॉर वैल्यू, ये सवाल पूछा जाता है
कि जब भी कोई चेक भेजे जाते हैं कलेक्शन के लिए जो चेक भेजे जाते हैं और चेक कलेक्शन होने से पहले पैसा मिल जाता है, उस कंडीशन में बैंक क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। चेक परचेस किया गया तो पैसा पहले ही मिल गया, तो वो होल्डर फॉर वैल्यू होते हैं और अमाउंट में वो क्रेडिट किया जाता है कलेक्शन में। तो ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए याद रखने वाली बात होती है कि जब चेक कलेक्शन भेजे जाते हैं तो बैंक का रिश्ता क्या कहलाता है वरुण जी? एजेंट कहलाता है। और अगर चेक कलेक्शन भेजे जाते हैं और चेक कलेक्शन होने से पहले बैंक को पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। उसको बोलते हैं होल्डर फॉर वैल्यू। क्यों बताओ होल्डर फॉर वैल्यू क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि कस्टमर को तो पहले ही पैसा मिल गया है ना, कस्टमर को पहले ही पैसा मिल गया। अब जो पैसा मिलेगा उसमें वो पैसा बैंक होल्ड करेगा, क्योंकि कस्टमर को पहले दे दिए, कलेक्शन से पहले ही पैसा दे दिए, है ना? संतोष जी समझ गए ना? कैसे बताइए, थोड़ा समझाइए जरा, थोड़ा गुजराती में समझाइए। समझाइए। रिलेशन जो हो गया बैंक और कस्टमर के बीच में। चेक ग्राहक आपके पास जमा करता है और बोलता है हाँ मेरे प्यारे दुलारे मैनेजर साहब इसको कलेक्शन में भेज दो। तो आप हाँ चेक एक्सेप्ट करते हो, कलेक्शन में भेजते हो, तो आप एजेंट हो गए और कस्टमर प्रिंसिपल हो गया। तो आप क्या करते हो? जी चेक को भेजते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से कलेक्ट होके आता है तो उसे खाते में दे देते हो, बराबर, बात खत्म। यस सर। लेकिन कई यस बार सर। क्या होता है, चेक आप लेते ही उसको पेमेंट कर देते हो, बिफोर कलेक्शन में पैसा आए उसको पैसा दे देते हो कस्टमर को। ऐसे कंडीशन में जी बैंक होल्डर फॉर वैल्यू हो जाता है जब कोई चेक कलेक्शन होने से पहले ही पैसा दे दिया जाए। इसको बोलते हैं चेक परचेस कर दिया, चेक परचेस कर लिया। यस तो ऐसे कंडीशन में अमाउंट जो है ऑलरेडी क्रेडिट हो गया रहता है बिफोर सेंडिंग इट कलेक्शन। तो ऐसे कंडीशन में बैंक जो है होल्डर फॉर वैल्यू होता है। सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है, अगर होल्डर फॉर वैल्यू कंडीशन हो और उस केस में अगर चेक में इनसफिशिएंट बैलेंस से अगर चेक रिफंड हो जाए, उसका कंडीशन क्या हुआ? ये तब होल्डर वैल्यू होगा ही नहीं। ये लोन जैसा होता है ये, फिर ब्याज लेंगे कॉमर्शियल रेट से 18% से, और ये सभी सर को सर हमने तो पैसा दे दिया, फिर वसूली कैसे होगी? अरे भाई ये बिल परचेस होता है, लोन जैसा होता है, कोई सिक्योरिटी मतलब इसमें क्या होता है, किसी बिल परचेस किसका किया जाता है? जिसका आपका क्रेडिटेबिलिटी सही रहता है बिल परचेस किया जाता है। गवर्नमेंट के चेक्स होते हैं उनको बिल परचेस किया जाता है। अगर कल क्लोजिंग होता है 1.5 करोड़ का चेक कलेक्शन में जाएगा, 3 दिन लगेगा, आज क्रेडिट देना है तो उसको बिल परचेस करते हैं। कई जगह बिल परचेस डिस्काउंट में करते हैं। किसको करते हो? सबको तो नहीं करोगे ना, पर्सन टू पर्सन करेंगे। और अगर हेलो राकेश शर्मा जी, अगर मान लीजिए जी वो सर। कलेक्शन नहीं हुआ तो वसूली कैसे करोगे? पर्सनल लोन की वसूली कैसे करते हैं, या क्लीन लोन की वसूली कैसे करते हैं वैसे। तो ये होता है चेक परचेस करना, एक तरह का लोन है। अलग से लोन वाले सेक्शन में पढ़ा दूंगा। इसको बोलते हैं बिल परचेस बोलते हैं ना। कितने प्रकार के लोन होते हैं हमारे संतोष जी बताएगा। पहला लोन डिमांड लोन, दूसरा हाँ लोन सीसी लोन कैश क्रेडिट, तीसरा ओवरड्राफ्ट, चौथा टर्म लोन, पांचवा बिल परचेस, और छठा लेटर ऑफ क्रेडिट, साता जी बैंक बैंक गारंटी। गारंटी। ठीक है, ये टाइप ऑफ लोन है। तो बिल परचेस है ये। क्या करते हैं, जैसे कोई चेक आपको दिया तो चेक आप रखते हो और उसको डिस्काउंट रेट पर परचेस कर लेते हो। मान लीजिए 1 लाख का चेक है तो डिस्काउंट रेट पर कर देंगे, और उसका कलेक्शन आएगा तो आप होल्डर ऑफ वैल्यू होंगे, क्योंकि वो पैसा आपने पहले दे दिया। और नहीं दिए तो लोन है उसकी वसूली करोगे। और ऐसे व्यक्ति को किए हो जिसको आप क्रेडिटेबल या सर जिसका ये तो मैं समझ गया कि ये तो बिल डिस्काउंटिंग कंसेप्ट है, इसमें हाँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये तो मैं समझ गया सर। दूसरा मैं क्या होता है, जैसे 15,000 तक का चेक आता है तो आप क्या करते हो? स्टैंड क्रेडिट देते हो ना, BCSBI का एक हाँ बीसी से स्टेट क्रेडिट है सर। अभी जैसे हमारे राकेश शर्मा जी का चेक आएगा, है ना,
तो आप दे सकते हो, भले ही नहीं देते हो, मैनेजर साहब अप्रूव नहीं करते हैं, है ना, ये सारे पूरा रहते हुए। लेकिन आपका चेक है नहीं भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, सैलरी आपकी 1 लाख रुपए क्रेडिट होगी 31 तारीख को, है ना, डेबिट कर देगी, लेकिन फिर भी नहीं। तो वैसा है। तो हम किसको देते हैं तत्काल क्रेडिट? कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है उसके लिए, आपको जहाँ जी। लगता है आप उसको दोगे। तो उसी कंडीशन के लिए बोला गया। सवाल ये आता है कि अगर चेक परचेस कर लिया गया है बिफोर सेंडिंग टू इट्स कलेक्शन, तो ऐसे कंडीशन में बैंक क्या है? तो एजेंट लिखेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स लिखेगा, होल्डर फॉर वैल्यू लिखेगा, तो उसका उत्तर है होल्डर फॉर वैल्यू। बराबर, बात समझ में आ गई शर्मा जी? ओके। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल परचेस एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है। दरअसल हम उसको ना यूज नहीं करते हैं ज्यादातर शाखाओं में, ग्रामीण बैंक में तो यूज ही नहीं होता है। नेशनलाइज Use ही नहीं है। बैंकों में बिल परचेस करते हैं। अब अपनी जेल पे उठा के देख लीजिएगा, बिल परचेस नहीं होगा, लेकिन एक सेशन में कर दूंगा। अच्छा, ये एक आध आने वाले दिनों में एक सेशन बता दूंगा बिल परचेस के कैसे इसको समझा जाए। चलिए, अगला है ड्यूटी ऑफ बैंक्स एज एजेंट फॉर कलेक्शन। अगर आपने किसी का कलेक्शन के लिए चेक कलेक्ट किया है तो आपकी ड्यूटीज क्या है? आप हैं एजेंट बन गए। तो जब भी हम किसी ग्राहक का चेक स्वीकार करते हैं कलेक्शन के लिए, तो हम हो गए एजेंट। तो हमारी एक ड्यूटी होती है कि उसको बिना डिले किए प्रेजेंट करना है। बिना डिले किए किसको प्रेजेंट करते हैं? हाँ राजू नयन जी, आप हो गए चेक कलेक्ट, तो किसको प्रेजेंट करोगे? कौन से बैंक को? पेइंग बैंकर को सर, पेइंग पेइंग बैंकर। बैंक को विदाउट डिले प्रेजेंट करना है। ड्यूटी टू गिव नोटिस फॉर ऑफ डिसऑनर टू कस्टमर विद इन टाइम। अगर कोई डिसऑनर हुआ तो कब, कितने समय में उसको? 24 आवर में सर, 24 आवर में। हाँ, 24 अगर कोई चेक कलेक्शन में भेजा गया और रिटर्न अनपेड हो गया, देन इट शुड बी रिटर्न टू द पेई विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिटर्न। इसलिए हमारा ये राजू ने क्या करता है, अरे सर हम तो बैंक बंद करते हैं, स्कूटर में लेके जाते हैं, देकर आते हैं, है ना, कल के हम ही के ऊपर न लगा दे कि आपने नहीं दिया तो इसलिए मेरा नुकसान हो गया तो भरपाई करनी पड़ेगी। सर अब तो हर एक ब्रांच में होता है ये। हाँ, तो आप कौन सा बैंक है? आप कोई दूसरे देश में है क्या? है हाँ सर। सभी बैंक? अच्छा, ये कौन शंकर जी हैं क्या? आईफोन, हाँ जी। आईफोन, हाँ, आईफोन। आप तो बुलेट में जाया करो, बुलेट में देखे ना, यस सर। बुलेट वाले क्या गाना तो वायरल हो ना, बुलेट वाले जी है। तो ड्यूटी क्या है हमारी? ये हमारी ड्यूटी है शंकर जी कि यस सर। बिना डिले के उसको प्रेजेंट करना है। अगर चेक रिटर्न आ गया तो 24 घंटे के अंदर रिटर्न करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। तो वैसे ज्यादातर साथी क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं? हेलो, फोन करता है सर, हेलो संतोष जी, आपका चेक जमा किए थे ना कल, वो चेक बाउंस हो गया, जल्दी आके ले लो। मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, आज का टाइमिंग वही है, अभी इस समय आपने ले लिया, चलेगा? तो ये नोटिस उन्होंने दे दिया, उसको रिकॉर्ड रख लिया, फोन में भी रिकॉर्ड हो जाता है ना। तो फोन में कॉल किया तो वहां पर रिमार्क लिख देते हैं कि आज 4 बजे संतोष जी को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि उनका चेक बाउंस हो गया। तो संतोष जी सिटी से बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आके कलेक्ट कर दूंगा। तो हमारा काम तो हो गया भैया, 24 घंटे के अंदर उनको इन्फॉर्म कर दिया, आके ले ले भैया, है ना, वो तो घर पे था नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा लीगल रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों? ये रिटर्न होने के बाद ये लगाएगा धारा 138, तो ये जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य कोर्ट में ले जाने पड़ेंगे और बैंक की तरफ से गवाही देनी पड़ेगी। इसलिए इसमें थोड़ा सा सही तरीके से निभाइएगा अपना रोल, क्योंकि ये रिटर्न होने में अगर 3 दिन लेट लगा दिए। अच्छा, कौन है बैंक वाले को बुलाइए तो, कोर्ट में क्या बोले, बैंक वाले को बुलाइए, कौन है, क्या नाम है? मेरा नाम सर संतोष, संतोष हुआ मेरा नाम। अच्छा, तो हम संतोष कर लें आपके काम से, ऐसा बोलेगा। तो आप कोर्ट की प्रोसीडिंग देखिए, आपसे तो पूछा जाएगा, जी सर संतोष करने कर लीजिए सर, मेरा नाम संतोष ही है। तो भाई आपने इसको चेक कब रिटर्न हुआ? तो ये बोलेंगे सर 11 जनवरी को रिटर्न हुआ सर। आपने इनको कब दिया? सर एक्चुअल में अरे मैं पूछ रहा हूँ, वही जवाब दो, कब रिटर्न किया? 13 तारीख को रिटर्न किया। अच्छा, आपका नियम पुस्तिका दिखाई, नियम में क्या लिखा है? हो जाएगा गड़बड़, इसीलिए इसको देख लीजिएगा, है ना, उसमें गवाह होनी चाहिए। There should not be delay on the part of banker in crediting the proceeds of a check to the account of a customer upon its realization। उसका रिलेशन हो गया, रिलेशन होने के बाद भी डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत जमा कर देना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल रीजन है जिसमें वजह से क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, तो
उसको क्लियरिंग में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है या हॉलीडे है, उसको छोड़ के बाकी जो है उसमें तुरंत रियलाइजेशन क्रेडिट करना चाहिए, ये बात कही गई है। और अगर टेक्निकल रीजन की वजह से कोई सा प्रेजेंट नहीं हो पाया, रिटर्न हो गया, तो उसके इमीडिएट 24 घंटे के अंदर फिर से जो है प्रेजेंट करना है, आपकी जवाबदारी है, ये कहा गया है ड्यूटी ऑफ के बारे में। तो सबसे ज्यादा से पॉपुलर सीरीज का यही सवाल पूछता है कि अगर कोई चेक बाउंस हो गया तो कब इन्फॉर्म करना चाहिए, रिटर्न होने के 24 घंटे। ठीक, अब आता है कन्वर्जन। ये सवाल अभी पिछले बैंक में आया था, लगातार ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आएगा। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब होता है, ये देख लीजिए, कन्वर्जन का मीनिंग होता है, वहां पर ऑप्शन में आएगा, कन्वर्जन मीन्स रॉन्गफुल इंटरफेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। रॉन्गफुल इंटरफेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बैंक किसी चेक के कलेक्शन की राशि को कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करने के बाद अगर वो उस राशि को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, इस पार्ट को उसको बोलते हैं कन्वर्जन, और इसके लिए बैंक लायबल होता है वही चीज जो हम नहीं करते, लेकिन सवाल यही पूछ लेता है। क्या बोला गया है? कन्वर्जन का मीन्स रॉन्गफुल इंटरफेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। किसी दूसरे का चेक, शंकर लाल जी का चेक आया और उसको मणिलाल के खाते में जमा कर दिया, बताइए हैं? ऐसा होता ही नहीं, ऐसे होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कर दिए तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। शंकर लाल, उसमें क्या बोला गया है? देखिए शंकर जी, आप बहुत सारे चेक लाते हैं, तो वो चेक को क्या होता है, एक जहाँ पर अभी तो सीटीएस ऑन हो गया, नहीं तो वो चेक जो इकट्ठा करते हैं बैंक टू बैंक और वहां से कैश लेके या सीडी अकाउंट में लाते हैं, और अगर उसका पैसा किसी दूसरे टाइटल में जमा कर दिया गया या उसमें दे दिया गया, रॉन्गफुल इंटरफेरेंस कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण। अगर उस धनादेश को रूपांतरित कर दिया गया किसी दूसरे के रूप में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स रॉन्गफुल इंटरफेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। When a bank collects a check paid in by his customer who has no title or defective title can be held guilty of the conversion and will be liable to the true owner of the check. ये कहा गया है, जब कोई बैंक कोई राशि कलेक्ट करता है जिसके चेक की भुगतान की गई है उसके कस्टमर द्वारा, और अगर उस चेक की राशि का कन्वर्जन कर दिया जाए, किसी दूसरे टाइटल में जमा कर दिया जाए, तो ऐसे केसेस को कन्वर्जन कहते हैं। और ऐसे कन्वर्जन के लिए बैंक लायबल होता है ट्रू ओनर ऑफ द चेक, क्योंकि ट्रू ओनर चाह रहा था उसके खाते में जमा करना है, वही चीज जो नहीं करते, लेकिन वर्ड यूज किया गया कन्वर्जन, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जन मीन्स रॉन्गफुल इंटरफेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करना रॉन्गफुल तरीके से कन्वर्जन है, उसका रूपांतरण कर देना। अब इसमें अगली एक बात कही गई है, कलेक्टिंग बैंक के लिए एक प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन 138 तो 131 इन केस ऑफ चेक। कलेक्टिंग बैंक जो चेक कलेक्शन के लिए भेजता है उसको प्रोटेक्शन है, अगर वो गुड फेथ में विदाउट एनी नेग्लिजेंस कस्टमर के लिए क्रॉस्ड चेक भेजता है कलेक्शन के लिए, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसको उसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 131 इन केस ऑफ चेक कलेक्शन। ए बैंकर हु हैज इन गुड फेथ, हु हैज क्या, ऑलवेज गुड फेथ में काम करते हैं हम लोग, एंड विदाउट नेग्लिजेंस receive payment for a customer on a check cross generally especially to himself shall not, in case the title to the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment। इसका मतलब ये हुआ है, आप एक कलेक्टिंग बैंकर हैं, कलेक्टिंग बैंकर होने के नाते एक व्यक्ति आता है शंकर लाल जी, और वो एक चेक लेके आता है और शंकर लाल के नाम से चेक लाता है, तो आप उसी के अकाउंट में कलेक्ट करके दे दिए, तो आप लायबिलिटी से मुक्त हो गए। अगर उस लेन देन में विदाउट कंसिडरेशन होता है या कोई फोर्जरी होती है या कोई भी मटेरियल अल्टरेशन होता है जो आपने नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है,
तो उसमें आपको एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपने उसको कलेक्ट किया है और उसके खाते में जमा किया है। तो जिसके खाते में गया है उसको लाइबल बना देता है, आप जो है लाइबिलिटी फ्री हो जाते हैं। तो एक बैंकर का ड्यूटी है कि जो भी पेमेंट कलेक्शन के बाद, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज हो या किसी भी तरह से मिलता है, उसका प्राइमरी फेसी जेन्युइननेस चेक कर ले। और अगर कोई फ्रॉड, फ्रॉजरी या टेम्परिंग अपरेंट होता है तो ऐसे केसेस में ऐसे आपको लगता है कोई चेक कलेक्शन के लिए आया है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर उसमें आपको लग रहा है कोई टेम्परिंग हुआ है, कोई मटेरियल अल्ट्रेशन टाइप का दिख रहा है, तो आप ड्यू डिलिजेंस देख लीजिए, ऑर्डिनरी केयर कर लीजिए। अगर आपने ऑर्डिनरी केयर नहीं किया और कल उस चेक में कोई फ्रॉड हो गया, उदाहरण के तौर पर इसको समझाते हैं इस तरीके से कि राजू नयन जी का चेक चोरी हो गया, लेकिन उस चेक में राजू नयन जी ने संतोष कुमार गुप्ता जी का नाम लिखा था। संतोष कुमार गुप्ता जी के नाम के आगे संतोष को हटा के शंकर कुमार गुप्ता कर दिया किसी ने, और आपको कलेक्शन में अपने शंकर कुमार गुप्ता के खाते में जमा कर दिया। अगर सर वो सिस्टम ही नहीं लेने का सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर शंकर कुमार गुप्ता के नाम से चेंज करके जमा कर दिया, शंकर कुमार गुप्ता के ही खाते में जमा कर दिया, लेकिन प्रथम दृष्टिया उस चेक कर देखने पर आपको लग रहा है कि इसमें टेम्परिंग की गई है, फिर भी बैंक ने कलेक्ट किया, तो यहाँ पर बैंक लायबल हो जाएगा। लेकिन इस बारीकी से चेंज किया गया है कि वो पता ही नहीं चल रहा है, तो आप कलेक्टिंग बैंकर होने के नाते आपको यहाँ पर लाइबिलिटी नील है, ये बात कही गई। कलेक्टिंग बैंकर होने के नाते आपको तो फिर ये लायबिलिटी पेइंग बैंकर के पास चला जाएगा सर? हाँ, पेइंग बैंकर के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ड्यूटी बताया गया है कलेक्टिंग बैंकर को कि जब भी कोई भी ऐसा मिलता है तो आपको थोड़ा वेरीफाई करना है, ड्यू डिलिजेंस करना है, टेम्परिंग है, प्राइमा फेसी आपको चेक करना है, फिर भेजना है। क्योंकि प्राइमा फेसी चेक का जब फ्रॉड हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें अगर सिंपल सी बात पाई जाएगी तो ये आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो ये कुछ चेक से रिलेटेड चीज़ हैं। अब चेक से रिलेटेड एक दो चीज़ें बच गई हैं, इसी वीक में किसी दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वो चीज़ हो गया है धारा 138 अंडर सेक्शन 138 है, और दूसरा है सीटीएस और 138 अगर हम पढ़ा देंगे तो आपका चेक से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये चेक से रिलेटेड हमारा 5वां सेशन है। एक तो टाइप्स ऑफ चेक पढ़ाए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और एक पार्ट बचा है एंडिंग पार्ट 5 पंचसूत्र हिसाब से चलता है अपना। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का पूरी प्रक्रिया, और दूसरा पढ़ेंगे सीटीएस के बारे में। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और साझा कर दूंगा, हालांकि मैंने आपको जो है कई बार सेशंस में भी बताया है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, वो होता है कलेक्शन के जो टाइमिंग होते हैं, कलेक्शन की जो टाइमिंग है वो जरा मैं आप लोगों से साझा कर देता हूं, फिर हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। अगर कोई चेक जो है कोई ग्रिड सेंटर है, ग्रिड सेंटर का मतलब जहां पर मल्टीप्लिसिटी चेक एक्सेप्ट किए जाते हैं, वहां पर कलेक्शन का टाइम क्या दिया गया है, कौन बताएगा? शंकर जी बताइए, कौन से शहर दिल्ली में रहते हैं? सर मेरठ में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी जगह जहाँ पर ग्रिड अवेलेबल है, ग्रिड सेंटर है, कलेक्शन जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेक एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो टाइम नाम दिया गया है कलेक्शन का T+1 लिखना है तो लिख लीजिए। चेक ड्रॉन ऑन द बैंक सिचुएटेड इन ग्रिड सेंटर, जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी चेक्स जो यूज किए जाते हैं वहाँ टाइम नाम से T+1 क्या है, T+1। और जो अदर एरिया होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर स्टेट कैपिटल हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम 7 डेज में कलेक्शन हो जाना चाहिए। मेजर सिटीज़ हैं तो वहाँ पर 14 डेज में कलेक्शन हो जाने चाहिए, 10 डेज में कलेक्शन हो जाने चाहिए। और अदर सेक्टर में है, अदर लोकेशन में है, तो संतोष जी बताएंगे कितने दिन में हो जाना चाहिए? 14 डेज 14 डेज में हो जाना चाहिए। तो चेक कलेक्शन मैक्सिमम डेज है 14 डेज होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ना इसकी पेनल्टी वगैरह भी है। एक वीडियो सेशन मैंने अभी बीच में 2 दिन पहले ही डाला था कि अगर डिले हुआ
तो 14 दिन का डिले हुआ तो कितना होगा, 14 दिन से लेकर 90 दिन का डिले हुआ तो कितना मिलेगा, 90 दिन से ऊपर कितना पेनल्टी है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर सीखे हैं कि अगर जहाँ पर ग्रिड सेंटर अवेलेबल है T+1, स्टेट कैपिटल में 7 डेज में, अगर मेजर सिटीज है तो 10 डेज में, और अदर सेंटर है तो 14 डेज में। और एक अगले सेशंस में या 2-3 दिन बाद जो सेशन करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 138 में जो चेक बाउंसिंग होता है उसमें कैसे कैसे टर्म्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है, और दूसरा है CTS के बारे में। फिर अभी हम लोग आप इसके बाद कल जो है इंटरनल सेशंस पढ़ेंगे, इंटरनल पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, किस बैंक का होगा क्या होगा, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। एक साथी ने सुंदर सा प्यारा सा गिफ्ट भेजा है तो मैं आपके लिए साझा करना चाहता हूँ। कौन साथी पढ़ेगा, है ना? संतोष जी पढ़िए जरा, क्या लिखा है, दिख रहा है आपको? एक साथी द्वारा भेजा गया है। ये देखने में दिवाली दिक्कत होती है। अभी डाक से मिला है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी है सर। हम्म, आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी दीपावली भी आपके आशीर्वाद से इस बार बहुत बहुत शानदार रही। आपके मार्गदर्शन से मैंने प्रमोशन रूपी सफलता हासिल की, और जब पूर्ण सफल प्रमोशन आया तो मेरे निराशा से बाहर निकालने और आराम से पढ़ो ना, आराम से। हाँ, जब पूर्ण और आगे के लिए मजबूती सर के बल साल सर क्या साल है लक्ष्य की ओर बदलने के लिए आपके द्वारा मेरे को की गई प्रेरणा की वजह से मैं सफलता शामिल की, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आगे सर पता नहीं क्या लिखा है, जिन आपसे मार्गदर्शन लेता रहूंगा। बहुत तो बढ़िया। ये एक साथी मीना जी है, के द्वारा लिखा गया। इनका मैंने ये गिफ्ट आया, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को मिलती है, तो ये घर में रहते हैं पूरे टाइम, अपन लोग तो देश सेवा बिल्कुल सर, में लगे रहते हैं। ऐसा गिफ्ट सर, ऐसा गिफ्ट जो है ना सर, वो हम भी भेजना चाहते हैं आपको सर। जरूर जरूर। मैं इस साथी का मैं इसलिए दिखाया कि ये लगातार 2 साल से ये असफलता मिल रही थी इनको, ठीक है, लेकिन मैं उनको देख रहा था कि वो लगातार असफल होने के बाद भी मोटिवेटेड होके और गंभीरता से पढ़ रहे थे। ठीक है, थोड़ी बहुत एक आध हफ्ते तक थोड़े दुख होता था, लेकिन फिर भी 0 to 1 थे सर कि 1 to 2 थे? अभी वो अधिकारी बन गए। तो ओके। अभी क्या था कि वो असफल हो रहे थे। तो क्या होता है, जैसे एक बार पूरा चीज पढ़ने में ज्यादातर 85% लोगों में ये देखा है कि उनको लगता है अरे ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ यार, ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये तो कितनी बार पढ़ूंगा है। लेकिन उस उनमें मैं देखा कि वो हमेशा फिर से बोलते थे कि वो फिर से लिखते थे, वो कि बोले सर फिर से ऐसे मैं पढ़ता हूँ जैसे नया तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो वो इसीलिए मैं आपको साझा करना चाह रहा था कि वो लगातार 2 साल असफल होने के बाद भी इस बार जो है सफलता मिली, वो भी दिवाली से ठीक पहले। तो वो ये उन्होंने अपनी अनुभव साझा किए हैं, अपने फीलिंग साझा किए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे इसी प्रकार के गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह में प्रसन्न रहेंगे, सफलता हासिल करेंगे, तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट है। और आप लोग को हौसला देना, आप लोग को रोशनी देना, आपको ऊर्जा देना मेरा मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। और जिस तरह से आप मैं अपने आप को देखता हूँ वैसे मैं आप लोगों को भी देखता हूँ। यार असफलता में तो नहीं, सफलता में तो कोई भी मुस्कुरा लेगा यार, सफल हो गए तो कोई भी पार्टी देगा, है ना संतोष कुमार जी? लेकिन यस सर, असफलता में भी मुस्कुराते रहना, असफलता में भी खड़े रहना, असफलता में भी वो हिम्मत दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सर 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 एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर एक क्वेश्चन है बोलिए। सर। कल मेरे पास डीडी आई 81,000 की। अच्छा। तो सर वो जब उसके अकाउंट में मैं उसको पेड कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, तो उसमें लास्ट में आया कि ऑलरेडी सबमिट पेड, इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी सबमिट पेड। तो सर जब उसके अकाउंट की डिटेल देखी तो वो किसी और ब्रांच से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो बराबर फिर वो हमारे ब्रांच में कैसे लेके आ गया सर? आता है ना, ओटीटी घूम गया होगा, हाँ डुप्लीकेट बना होगा। डीडी पे कर देता है एनडी लेकिन मनी। सर करने से राजीव सर करने से पहले तो वो उसमें
यूवी लैंप में वो चेक कर ली थी, ठीक थी, ओरिजिनल थी। नहीं वो ओरिजिनल थी। तो सर डुप्लीकेट वो जो उसके बाद ओरिजिनल इशू हुई कॉपी होगी होगी, वो उसके पेमेंट पास हो गई ओरिजिनल होगी। कॉपी होगी, वहां पे फेक कॉपी पास हो चुकी होगी, ये रहा होगा। और दूसरा सर तो मैं पढ़ाए हैं इस बारे में, सर तो पढ़ाए हैं इस बारे में। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि डिमांड ड्राफ्ट के केस में ऐसे केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, कहीं पर गुम जाता है या घर में ही कहीं गुम जाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट गुम जाने की स्थिति में ग्राहक आपके पास आता है और वो इंडिमिनिटी बॉन्ड देता है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड देता है कि मेरा ये डीडी गुम गया है। एफआईआर भी करता है वो कि सर मेरा ये डीडी है, ट्रांजिट में गुम गया है, मुझे डुप्लीकेट डीडी इशू करिए। तो डुप्लीकेट डीडी इशू करने के बाद वो बोलता है कि अगर इसके बाद अगर ओरिजिनल डीडी मिलता है तो मैं उसका भुगतान करने के लिए प्रस्तुत नहीं करूंगा, और अगर उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति बॉन्ड। तो अभी तो पहले हो जाता था डबल डबल भुगतान, अब तो चेक पॉइंट है। अब तो ये अपने संतोष जी पकड़ लेंगे, अरे वो तो सर भोपाल से पेमेंट कर दी हो, आप कहाँ लगाए हो, है ना। तो आप उसमें क्या कर दोगे? उसमें उसको ग्राहक जो पेई है उसको इन्फॉर्म कर दोगे ऑलरेडी इस डीडी इज ऑलरेडी पेड, उसको बता दोगे। हो सकता है तो ये थोड़ा तो सिस्टम नहीं बता दिए थे कि क्या और थोड़ी देर बात सिस्टम ने करके बोला हो कि सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी पेड। हो सकता है कोई गिरोह हो जो इस तरह का वो काम कर रहा हो। आपको थोड़ा इसको विजिलेंस एंगल से देखना था, उनको थोड़ा सा रोक के रखना था, बातचीत करनी थी। नहीं वो तो देके चला गया था सर, ब्रांच में इतनी भीड़ होती है कि वो खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे पास ही रखे थे और मैं ही उसको कर रहा था, फिर एनएफटी आरटीजीएस वगैरह आया ये तो सब। होगा लेने के लिए, वापस लेने के लिए आया तो होगा। अभी अभी नहीं आया, कल की बात है, आज तक तो आया नहीं। हाँ तो कोई उस बात नहीं, दोबारा आएगा तो थोड़ा सा हवा उसको दे देना। हवा नहीं देना, उसको चाय पिलाना पहले प्यार से, पता करना कि ये चक्कर क्या है, मतलब है क्या, ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुई। थोड़ा सा यार चाय पियो, उसको बोलना बिठाना, आओ चाय पियो, आप तो बढ़िया आदमी हो यार, हैं बढ़िया आदमी हो। सर उसका पसीना, अगर वो गलत होगा सर उसका पसीना छूटना शुरू हो जाएगा सर बॉडी फिर। लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, क्योंकि जिसके मन मस्तिष्क में जो चल रहा होता है वो हर चीज दिखता है। तो आप क्या करिए, उससे पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि एज ए विजिलेंट आपको जानकारी होगी कि इस तरह का कुछ होता है, ताकि दूसरे के लिए सीख मिलता है। ठीक है, चलिए तो सर ऐसे एक सवाल सर, बोलिए। कलेक्टिंग बैंकर को सर मटेरियल अल्ट्रेशन में सेक्शन 131 में सर प्रोटेक्शन है, और पेइंग बैंकर को सर सेक्शन 89 में प्रोटेक्शन है। तो अगर इस तरह का कुछ मटेरियल अल्ट्रेशन में अगर कुछ पेमेंट होता है सर, 89 का वाला है ना, 89 में प्रोटेक्शन है, मेन प्रोटेक्शन है पेइंग बैंकर को कि जी जी जैसे आप काउंटर पे चेक आता है और भुगतान करते हो, और अगर आपको एज ए एपरेंट ऐसा कोई गलती नहीं नजर आ रहा है सामान्य दृष्टिकोण से देखने पर, तो आपको प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर दिख रहा है कि यार चेक में ही गड़बड़ी ऐसे ही दिख रहा है नंगी आंखों में, और भुगतान किए, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जो मैं आज भी एक सेक्शन बताया 124 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें 128 है शायद, क्या कौन सा मैं एक बताया ना, जिसमें वो क्रॉस चेक के लिए स्पेशली है, पेइंग बैंकर के लिए। ठीक है, अब जो 89 का प्रोटेक्शन है ना, वो मटेरियल अल्ट्रेशन के लिए है, अंडर सेक्शन ऑफ 89 ऑफ एनआई एक्ट। वहाँ पर पेइंग बैंक को एक प्रोटेक्शन है कि अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है और आप भुगतान कर दिए, तो आपको एक प्रोटेक्शन है कि भाई चलो बैंक वाले से गलती नहीं हुई है, क्योंकि चेक देखने पर अभी भी लग रहा है कि इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं दिख रहा है। कोई फोरेंसिक से देखने से, कोई एकदम डीपली लेंस लगा के देखने पर ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन जो आज वो एक सेक्शन बताया, सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा सेक्शन बताया था, ये आज भी वही था सर 124, सेक्शन 124 124 है, वो है सिर्फ क्रॉस चेक के पेमेंट के बारे में जिक्र हुआ है। और 89 जो है ऑल चेक्स, नॉर्मल भी चेक का पेमेंट कर दो, नगद भुगतान, उसके लिए भी है। ठीक है, और 131 होता है कलेक्टिंग बैंकर के लिए, और 89 होता है पेइंग बैंकर के लिए, और 124 है क्रॉस चेक का पेइंग बैंकर के लिए, और 85A है जो है वो किसके लिए है, डीडी के लिए, डीडी के लिए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक डाउट और था, ये माइनर अकाउंट से रिलेटेड, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन के साथ ओपन कर सकता है माइनर, हाँ, बट उसको क्या बोला गया है कि मुस्लिम कैसे नेचुरल गार्जियन के साथ ओपन करिए, है ना। नेचुरल गार्जियन उसके हैं। हाँ है सर, फादर अलाइव है।
हाँ बट वो बोल रहे हैं कि वो नई ब्रांच आ सकते हैं, मैं साथ में ओपन करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। बट उनके पॉलिसी ये बोला गया है कि उसका जो गार्जियन होगा वो नेचुरल गार्जियन के साथ खाता खोला जाए। उसके पीछे का उद्देश्य देखिए, कल के माइनर कुछ अपराध करेगा तो माइनर तो लायबल नहीं होगा ना, वो गार्जियन को लायबल बना देता है, दूसरे को लायबल बना देता है। तो अगर वो नेचुरल गार्जियन के साथ हम लोग नहीं खोले हैं तो लाइबिलिटी हमारी भी आएगी, क्योंकि पॉलिसी में बोला गया नेचुरल गार्जियन। अगर नेचुरल गार्जियन नहीं हो रहा है तो उनको बोलिए कि भाई लीगल गार्जियन लेके आओ, कोर्ट से लेके जाओ कि दादा ही गार्जियनशिप है, वो एक ऑर्डर लेके आता है, उसका गार्जियनशिप लगा, लीगल गार्जियनशिप लेके हम खाता खोल देते हैं। ये लेकिन सर मुस्लिम के केस में होगा ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्या हो रही है, मुस्लिम के लीगल गार्जियन एक्चुअल में ये अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के मैडम थ्रू। क्या बोल रही हैं, सुनिए ना मेरी बात। मैडम बोल रही हैं गार्जियन जिंदा है, गार्जियन है, लेकिन फादर मदर है। नेचुरल गार्जियन है, और फिर वो खाते ओपन नहीं करना चाहते हैं, वो अपने नेचुरल गार्जियन के साथ कोई सा और उनके ग्रैंड फादर के साथ करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में लीगल इशू होते हैं, बाद में डिस्प्यूट होंगे। तो ऐसे में बोला गया है कि कोई एसडीएम कोर्ट से वो उनका एफिडेविट जमा कर दें कि भाई हम इसको, क्योंकि कल के कुछ केस करेगा तो आप किसके पास जाओगे, कौन सा आपके पास आधार है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये पेरेंट्स से बहुत दूर रहते हैं, इसका गार्जियन, इसके रख रखाव जो है वो इनके ग्रैंडफादर करते हैं, यही इनके गार्जियन है, तो इनके आधार पर खाता खोलने की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य से उनको परमिशन मांग लीजिए, अब खाता खोल दीजिए। एज ए बैंकर हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, कोई भी आके अपना काम कराना चाहता है, हम लोग बहुत थोड़े से वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इस खाते में कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन अगर कल के इस खाते में कोई ऐसी कोई बात कर हो गई या कोई सब फ्रॉडुलेंट कुछ हो गया तो उस कंडीशन में हमारी लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी, अगर हम उस कार्यपालन को अनदेखा कर दिए हों तो। बराबर है ऋचा जी? हाँ सर। अभी उनके नेचुरल गार्जियन जिंदा हैं, अगर वो चाहते हैं कि दादा के नाम के साथ ही खोलें तो हम बोलेंगे सर इससे रिलेटेड कोई हमेशा डॉक्यूमेंट दिला दीजिए सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी छोटी जगह में है तो एसडीएम दे देगा, क्योंकि और बड़ी जगह है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देंगे, और बड़ी जगह है तो कोर्ट कचहरी, है ना। तो ऐसा ले लेने से क्या होगा, हम सेफ्टी होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेगा आगे जाके और लायबल बना देगा। ओके सर मैं कैश मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा हूँ सर। यूनियन बैंक का कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाए थे, तो मैं गया ऑल इन वन में निकाले कैश मैनेजमेंट का, 2015 का था, रिसेंट कुछ था ही नहीं सर। अपने पास है ना, इधर है ना राजा, हाँ, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अपने पास है। 2022 का है अपने पास। अब बता, हाँ? क्या क्या बोलते सर हैं, खाखरा और एक जलेबी खिलाना कल। बताइए। ये हमारी बैंक की पॉलिसी में क्या है? अभी आपको कोई भी पुराना सर्कुलर नहीं देखना है, सेंट्रल बैंक अभी नीचे से बाहर निकल गया है, सारे पॉलिसी बदल गए हैं, और सारे जी जी जी। इधर इधर खजाना है, खजाना खजाना इधर है। ओके सर। सर हमारी जो बैंक की मैनुअल पॉलिसी है ना सर, उसमें एक चीज क्लॉज ये ऐड है कि जो आपका जिसको चेकबुक इशू है, चेकबुक इशू है, अगर वो पेमेंट लेने के लिए आता है तो उसको विड्रॉल से पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उसको लूज कैश इशू की जाएगी। हाँ, लूज चेक इशू की मैं जाएगी बता रहा हूँ, तब उसका पेमेंट होगा। किसी भी तरीके से लॉ में विड्रॉल से पेमेंट की व्याख्या नहीं की गई है। विड्रॉल एक चालू जो है बैंकिंग के लिए एक चालू भाषा में विड्रॉल में व्याख्या की गई है, बट किसी लॉ में विड्रॉल की व्याख्या नहीं की गई है, उसको इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है। इसीलिए कहा गया है कि जिसको ऑलरेडी चेकबुक इशू कर दी है उनमें तो कंपलसरी कर दो कि वो विड्रॉल ना करे। ये है उसके पीछे मैनुअल है, तो आप सही कह रहे हैं, बट इससे जुड़ा हुआ सवाल प्रमोशन एग्जाम में नहीं आएगा, सीखने के लिए अच्छा बताया हिमांशु ने, ठीक है। तो हम अब, लेकिन इसमें क्या होता है, चेकबुक इशू किए हो तो उनको इंसिस्ट करिए कि चेकबुक का इस्तेमाल करें, विड्रॉल आप यूज ना करें, ये कह सकते हैं। हालांकि विड्रॉल धीरे धीरे अभी रूरल ब्रांचेस में रहेंगे, बाकी जगह तो विड्रॉल वगैरह सब कम हो रहा है ना, ठीक है।
चलिए, तो अभी विदा लें। हमारे वरुण जी कह रहे हैं कि सर हो गया। सर हमारा एग्जाम 6 को है सर। एक इंटरनल ऑडिट पॉलिसी का एक वीडियो और शायद आपने बताया था कि एक वीडियो और करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, और कुछ ओके सर। क्वेश्चन भी है, 30-40 क्वेश्चन भी तैयार किया है, उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपका एग्जाम कब है? अच्छा, 5 तारीख। 6 नवंबर। हाँ सर, 6 को, मतलब 5th लास्ट ही है हमारा जो भी है पढ़ने का। ठीक है, कराएंगे, है ना। चलिए, हाँ, ओके। तो आप आर्यावर्त बैंक का सर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 20 नवंबर को एग्जाम होगा। 5 तारीख के बाद आर्यवर्त बैंक के सेशन चलाएंगे, कंटिन्यूअस सेशन होंगे, इंटरनल सेशन होंगे, उनकी तैयारी चल रही है अभी। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें, मैं स्कीम्स वगैरह भी कुछ पॉपुलर स्कीम्स भी कर दूंगा, तो इंटरनल की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आर्यवर्त बैंक समाप्त होते होते और भी बैंकों की हम लोग करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक के भी करेंगे। और बीच में हम लोग क्या करेंगे, हफ्ते में 3 बैंक का लेंगे, 2-2 दिन करके होता है। तो 5 दिन के सेशन अभी करेंगे, जिनमें से 2 दिन सेंट्रल बैंक, 2 दिन पंजाब नेशनल बैंक, 2 दिन आर्यवर्त बैंक, और ऐसा करके करेंगे। और जिस दिन Yes, sir. ऐसा डन सर। आपके साथ, इज दैट पॉसिबल सर, जो आपका प्रीवियस में जो एग्जाम आया था वो मिल सके हम लोग? हाँ, वो सारा तो अवेलेबल है आपके मोबाइल ऐप पर, अवेलेबल है अच्छा मोबाइल ऐप नहीं पर। सर, आर्यावर्त बैंक का नहीं है सर। हम्म, आर्यावर्त बैंक का नहीं है सर। आर्यवर्त बैंक का नहीं है? जरा देखें, जरा हम दिखाते हैं अभी आपको। अच्छा, मैं सर्च किया था सर। लाइन पे रहिएगा, देखते हैं। तो आप लोग किसमें लॉगिन करते हैं? मोबाइल ऐप पे जाते हैं? सर मोबाइल मोबाइल ऐप। ऐप में। मोबाइल ऐप पे जाइए, है ना। तो मोबाइल ऐप पे जाने के बाद फिर स्टोर पे जाइएगा, है ना। स्टोर पे जाने के बाद आपका जो कोर्स होता है उसमें जाइएगा। इसमें कोर्स में यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको स्क्रीन दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर बिल्कुल दीजिए, सर। ये स्क्रीन दिख रहा है, ये वाला है आपका राइट सर। कंटेंट है। मैं यहाँ पर वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, आपको मोबाइल ऐप पे दिख रहा होगा। कंटेंट पे जाइएगा, तो कंटेंट पे यहाँ पर आपको प्रीवियस नीचे। क्वेश्चन दिखा है ना, हम्म। प्रीवियस क्वेश्चन। तो मैं एक बार देखता हूँ आर्यवर्त बैंक सर्च करके। हाँ, आर्यवर्त बैंक ये तो आया, आर्यवर्त बैंक स्पेशल आया, दिख रहा है स्क्रीन पर यहाँ पर, ये राइट राइट। है ना। 13 वीडियोस अवेलेबल है। तो 13 वीडियोस हैं इसमें, क्या क्या हैं क्या क्या नहीं है लाइव। अच्छा, इसमें नहीं होगा। चलिए, तो अपन एक काम करते हैं, इसी में ही आपको कंटेंट में ही एक जगह रिकॉल क्वेश्चन है, ये देखिए कॉल रिकॉल। क्वेश्चन। तो यहाँ पर कंट्रोल F कर लीजिए, आर्यवर्त बैंक, ये देखिए रिकॉल क्वेश्चन आर्यवर्त बैंक है ना। राइट सर। रिकॉल क्वेश्चन 9 अक्टूबर 2021 को हुआ था। अरे वाह संतोष जी, यही यस आर्यवर्त सर। बैंक, है ना। तो ये देखिए, पहला सवाल पढ़िए क्या लिखा है, एंटी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा है ये। हेलो संतोष जी, पढ़िए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ What क्रॉसिंग is चेक meaning of पेमेंट? crossing check? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग इन द चेक पेमेंट। वाह, ये तो आज ही पढ़िए, बता दो मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है अकाउंट पे। इसकी। अकाउंट पे। इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट, है ना। उसमें कुछ ऐसा है था, क्रॉसिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट, की उसको अकाउंट में ही दिया जाए। ठीक। एग्जैक्टली। री KYC आप लो रिस्क कस्टमर इज टू बी डन इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में किया जाता है? 10 साल। 2 years, 10 years, 10 10 years, 10 साल। किया जाता है 10 साल में। अगर मीडियम है तो, 8 8 साल। years। और लो है तो, 2 नहीं, साल। लो तो सर आपका 10 years रहेगा, नहीं, मीडियम 10 रहेगा साल, आपका 10 साल। हाई रिस्क वाला 2 आपका साल। 2 years, हाई 2 years। फिर पूछा गया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट। डेबिटर एंड क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर। फिर ये पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट सर्विसेज, ये तो वही है डेटर एंड क्रेडिटर। ये फुल फॉर्म पूछा गया था, PMF। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये पूछा गया था। क्या पूछा व्हाट इज गया? द जजमेंट रेट क्रेडिटर। एंड कस्टमर व्हाट इज द करेंसी ऑर्डर? रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गारनेसी ऑर्डर। तो गारनेसी ऑर्डर में क्या होता है, बैंक डेटर होता है, कस्टमर जजमेंट डेटर होता है।
ठीक है। राइट। फिर यहाँ पूछा गया था सरफेसी एक्शन इज एप्लीकेबल, कहाँ सरफेसी एक्शन एप्लीकेबल होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो होगा लोन नॉट एप्लीकेबल, मतलब जहाँ एग्रीकल्चर लैंड होता है वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, जी। ये पूछा गया व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ मल्टीप्लिसिटी चेक ऑफ सेविंग अकाउंट, ऑल। कितना होता है संतोष जी? जी। क्या होगा ट्रांजैक्शन कोड मल्टीप्लिसिटी चेक का, कितना होता है? 11 होगा। 31। What is the transaction code of multi-city checkup saving 31। 11 सर। ये चेक लिखा है ना यहाँ पर, ये तो मैं तो पूरा 31 ये सर। 31 लिखा है, 31 है सर। 31 है ना, तो एग्जाम में भी ऐसे ही 31। आएगा, ऐसे चेक भी सामने रहेगा, ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ चल रहा है। 31। चलिए यहाँ पर लिखा व्हाट इज इक्विटेबल मॉर्गेज, What is the equity mortgage? इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है? इक्विटेबल मॉर्गेज है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड डिपॉजिट due Bill to of title deed. with interest of the security of the loan, है ना। गुडविल कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें वहां पर रखी गई हैं, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर एक मिनट, कहाँ गए, यहाँ गए ना हम लोग, तो यहाँ से आप जाइएगा आपका कोर्स पे जाने के बाद सर्च सेंड कर दीजिए। कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में जाके रिकॉल क्वेश्चन के 99 फाइल्स हैं, तो एक फाइल में 20 क्वेश्चन होंगे, तो जरा ये सर्च कर लीजिएगा अपना ये देखो सभी बैंकों के रखे हैं। ये देखने से थोड़ा ज़्यादा खजाना आ जाता है, अपने पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हम 40% 50% क्वेश्चन के जवाब तो यहाँ से जानते हैं। ठीक है, फिर आप Right sir, right. फिर आपको कंटेंट में जाके ना यहाँ पर से मैंने और भी एक डाला हुआ है, ये है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर कमिंग प्रमोशन एग्जाम, इसको देख लीजिएगा। एक और डाला हुआ है MCQ वीडियो डाला है, जिसमें से मैंने डिस्क्रिप्शन किया है सवालों के, जिससे ये वाला, ये जैसे 51 वीडियो है, ये MCQ वीडियो है, हाँ इनको ये तो सर देखता हूँ कंटिन्यू सर। है ना। ये MCQ वीडियो में क्या होता है, अगर एक सवाल आया तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं ना हम लोग, आराम से बैठे हैं, है ना, तो जब तक आप लोग जाते नहीं हो तो मैं भी नहीं जाता। तो ये देखो हमारा ये संतोष जी बैठा है सर, है ना, साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है, ये आ जाता है अपना भगत बन के। तो ये बैंक की तो जाना है सर, कहीं और थोड़ा ना जाना है। तो ये क्या होता है रिकॉल क्वेश्चन, ऐसे आप देख लीजिए। इनमें क्या होता है रिकॉल क्वेश्चन देखने से कि हमको पुरानी चीजें जो हैं, जैसे ये रिकॉल क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, तो इसमें देखने से टॉपिक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय, और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित पड़ेगा कि कैसे सवाल आते हैं और उनको किस तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आज का पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आपके है, और सवाल है कि सरफेसी एक्शन 2002 एलिजिबल अमाउंट, मतलब कौन से अकाउंट में सरफेसी एक्ट चलाए जाते हैं, और आपके तो इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो आप मुझे नहीं देखोगे, उसी को देखोगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी होनहार साथी हैं, थोड़ा थोड़ा डेली जो है आप 1-1 2-2 घंटा आप अपने लिए सीखते रहिए, आप जरूर सफल हो पाएंगे और आधारभूत तरीके से सीख पाएंगे उसके पीछे का फंडामेंटल। और जितने भी साथी सवाल पूछते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सवाल पूछने से क्या आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। और कई बार होता है कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि मुझे पता है, लेकिन आपको अगर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप पूछ लेते हैं, तो उसमें क्लियरिटी हो जाती है, उसके पीछे का भाव मैं बता देता हूँ, उसके पीछे की सार्थकता बता देता हूँ। तो अभी एक मॉक टेस्ट दूंगा आप लोगों को 5 मिनट बाद, वो मॉक टेस्ट करने के बाद सो जाइएगा, भगवान से प्रार्थना करके सो जाइएगा। प्रार्थना कर लेते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ जहाँ बैठे हैं पैर जमीन पे रख लीजिए। हेलो वरुण जी, थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए और पैर जमीन पर रख लीजिए। पैर जमीन पर रख के आप दोनों हाथ जो है ना अपने पैर पर रख लीजिए, पैर पर रख लीजिए ऐसे, और सच्चे मन से पवित्र मन से आंखें बंद कर लीजिए और अपने आराध्य देव या भगवान जिसको भी याद रखते हैं उसको याद करिए
मन ही मन में उनको आह्वान करिए और मेरे साथ मन ही मन दोहराइए। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे भगवान आपका आपका कोटि कोटि आपका धन्यवाद। कोटि कोटि आप लोग मन में दोहराइए, बोलेंगे नहीं। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे साहस देने के लिए, मुझे नई दिशा दिखाने के लिए, मुझ में स्फूर्ति भरने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे सब कुछ दिया, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा ज्ञान, एक जिम्मेदारी, बैंक में एक व्यवसायिक जीवन, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। भगवान मुझे नई दिशा देने के लिए, मुझे नई मंजिल की तरफ जाने के लिए जो शक्ति का प्रेरणा दिए हैं उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मेरे जीवन को एक पहचान बना देना, मुझे सफलता दिला देना। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। मुझ में शक्ति आ रही है, मैं साहस कर पा रहा हूँ। इस मंजिल को मैं जरूर हासिल करूँगा क्योंकि आपका साथ मेरे साथ है, आपका प्रेरणा पुंज मेरे साथ है। मैं सफलता के बहुत करीब पहुँच रहा हूँ। मुझ में साहस आ रहा है, मुझ में विश्वास आ रहा है कि आने वाले दिनों में मैं सफल होता अपने आप को देख पा रहा हूँ। मुझे सफलता के करीब लाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मैं सफलता हासिल करके ही रहूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे एग्ज़ाम के दिन आपका साथ मिलेगा। जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल्य आपने दिया है उसके सहारे मैं सफलता जरूर हासिल कर लूँगा। मुझे ऐसा जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथ थैली को रगड़िए, थोड़ा सा ऊर्जा का एहसास और थोड़ी सी उमस आ जाएगी दोनों हथेलियों के बीच में। तो आँख के पास हल्का सा स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आँख खोलिए, धीरे धीरे आँख खोल लीजिए। अब आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि आपने ईश्वर से प्रार्थना की है शक्ति की। हमें एज ए बैंकर होने के नाते हर दिन शक्ति मांगने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम लोग हर सुबह रणभूमि में, अपने कर्म भूमि में युद्ध करने के लिए जाना होता है। इसलिए हमको बाहुबल, शक्ति, प्रेरणा की ज़रूरत होती है और भगवान के साथ की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ हमें चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमको करना होता है। इसलिए डेली प्रार्थना करके जाइए और प्रार्थना करके सोइए, हमारा जीवन धन्य होगा। तो आप सभी का जीवन भी धन्य होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल एक सेशंस करेंगे, फिर कल नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो रिसेंट अपडेट हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, बैंक में क्या रिसेंट अपडेट हुआ उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। संतोष जी, ओके, गुड नाइट सर।